फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आर्ट मैटर्स की 97वीं 97th सत्र में आप सबका स्वागत है। आप बैठिए। आम तौर पर मैं हर बार ये याद दिलाता हूँ कि ये श्रृंखला 2012 से चल रही है। अब इसको 13 बरस होने आए। बीच में 2-2.5 बरस कुछ कोविड वगैरह की परेशानी थी और अब हम जल्दी ही अपना 100वां सत्र करेंगे तो एक क्षति हो जाएगी। आज हमारा जो सत्र है वो इस मामले में थोड़ा अनोखा है कि हम एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को थोड़ा बहुत शायद अपने बारे में भी, पर ज़्यादातर अपने संपर्क में आए कुछ बड़े लोगों के बारे में बात करते सुनेंगे। हमारा समय आमतौर पर अपने बारे में इतनी बात करने का हो गया है कि हमको अपने पुरखे याद ही नहीं आते भी हैं तो एक पितृपक्ष वगैरह में कुछ तिलांजलि वगैरह दे देते हैं, उसका इतना काफ़ी लगता है। और हमारा समय ऐसा भी है जब हमको लगातार भूलने पर लगभग विवश किया जा रहा है। ऐसे में जब मदन लाल जी ने ये प्रस्ताव किया कि वो कुछ उन लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं जिनके साथ उनका जीवन या कला या दोनों बीते हैं। मदन लाल यूँ तो अब बरसों से बनारस में ही रहते हैं, लेकिन उनका जन्म तो आजमगढ़ में हुआ था। फिर वो बनारस में 5 बरस रहे, फिर बड़ौदा में 2 बरस रहे, फिर टोक्यो जापान में भी रहे और उनकी प्रदर्शनियां बनारस, कोलकाता भी मुझसे नहीं कहा जाता, कलकत्ता। हमारे मित्र श्रीकांत वर्मा ने कलकत्ते की अद्भुत तुक मिलाई थी। एक शहर पृथ्वी पर छापता है रोज रोज बंबई कलकत्ता, तो उसके पहले की पंक्ति थी, एक गली से आता हुआ कुत्ता एक टाइपराइटर रोज रोज छापता है पृथ्वी पर दिल्ली बंबई कलकत्ता। तो कोलकाता होता तो ऐसी तुक बनी नहीं सकती थी। तो बहरहाल उनकी प्रदर्शनियां नई दिल्ली, मुंबई, पुणे इत्यादि में और जापान की टोक्यो और ओसाका शहरों में, और उनको अनेक पुरस्कार मिले हैं। और उन्होंने खुद अपने साधनों से एक अद्भुत कला केंद्र गंगा के तट पर बनारस में बनाया है। हमारे यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत उनके पास संपत्ति है, लेकिन वो दूसरों के लिए अक्सर कुछ करने से संकोच करते हैं। अपने परिवार वगैरह की चिंता अधिक हो जाती है तो ऐसे ठीक ही है, लेकिन मदन लाल ऐसे हैं कि उन्होंने और बहुत ही सुंदर बनाया है और अनेक कलाओं का बनाया है। और बनारस में तो अब हर चीज़ धार्मिक होती है, या लगभग धार्मिक बना दी जाती है। होली अक्सर तो गैर धार्मिक होती है, वहाँ तो राजनीति भी धर्म हो गया है। पर ये जो केंद्र है मदन लाल का, इसमें साहित्य और कलाएं ही कर्म है, धर्म है और कर्म है। तो इस मामले में भी वो अनूठा है। तो बहरहाल मैं आपका समय नहीं लूँगा, आप यहाँ से होके बोले या कैसे? नहीं, वहीं पर सर। हाँ बोलिए आप। ये तो अध्यापक भी रहे हैं तो इनको ऐसे बोलने का तो अभ्यास होगा ही। हाँ, थोड़ा सा है। थोड़ा सा।
सभी को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है और मैं पहले तो बहुत ही सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे आज ये रजा फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। मैंने खुद आग्रह किया था कि मुझे भी थोड़ा एक मौका मिले कि मैं लोगों के साथ बातचीत कर सकूं, क्योंकि दिल्ली में कभी आकर के प्रदर्शनियां तो करने का मौका मिला, लेकिन सामने कुछ लोगों के साथ में अपने शेयर करना, कुछ बातचीत करने का ऐसा कभी भी कोई खास मौका नहीं मिला है। मैं विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहा हूँ, तो जैसा अशोक भाई ने कहा कि बोलने का अभ्यास तो क्लासरूम में क्या होता है और रूम में जो हमारे चैम्बर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो अजीब अजीब तरह की होती हैं, लेकिन उसमें से ही जीवन की बहुत कुछ ऐसे आत्मीय अवसर और इतना अच्छा मतलब जीवन बीता है अध्यापक का भी, जिसपे मुझे मतलब बहुत ही गर्व महसूस होता है। उसके पीछे कारण है कि हमारे जीवन में गुरु लोगों का महत्व जो है बहुत ज़्यादा रहा है मेरे जीवन में, और वह महत्व जो है मैं जब भी याद करता हूँ तो वह मतलब मुझे लगता है कि अभी भी मेरे गुरु मुझे मिलते रहते हैं। शायद ईश्वर ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा संख्या में गुरु लोगों को बनाया हुआ है। मैं बचपन में प्राइमरी स्कूल के अपने भी उस पहले मौलवी साहब का याद करता हूँ। जब मुझे क भी मैंने लिखता था तो मेरे पिताजी ने बोला कि वो कहीं मोहल्ले में आते थे, मौलवी साहब अलिफ बेते सिखाते थे, तो पहला मुझे अनुभव है कि मैं क लिखने के पहले उसको लिख रहा था। तो यह जो एक उस गुरु को भी याद करता हूँ। फिर ये जो है प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हुआ, तो उसमें हमारे पंडित जी मिले, मौलवी साहब के पास पंडित जी मिले, फिर बाबू साहब मिले, फिर राय साहब मिले, फिर याद बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ कहा जाता था, गांव में इस तरह का था। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी स्मृति जो मेरे जीवन में बहुत बड़ी छाप छोड़ी, वो मुझे हाई स्कूल में हमारे गुरु थे पंडित दयावंत द्विवेदी। वहीं से एक मोड़ लेता है मेरी लाइफ जो है, जब उन्होंने वर्ड्सवर्थ की कविता डैफोडिल्स को जो है 4 स्टैंजा थे और उसको 3-4 दिन तक ले पढ़ाया था। उस समय एक रोमांटिक मूड मेरा भी काफ़ी था, क्योंकि मैं बचपन में मेरी जो पारिवारिक जो मेरी परिस्थितियां थीं, मुझे थोड़ा आवारा ज़्यादा बना के रखी हुई थी। मतलब बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता थी, लेकिन इसकी स्वतंत्रता नहीं थी कि मैं क्लास छोड़ दूं। तो पिताजी ने एक बार मुझे क्लास 1 में पकड़ लिया था। मैं जब घूम रहा था खेतों में, बगीचों में, इधर उधर कहीं पर, कहीं मूली उखाड़ करके खाना है, कहीं गाजर है, कहीं कुछ है। तो एक बार पकड़ लिया कुछ हमारे मित्र जो शायद वही हमको घुमाने ले जाते थे, मुझे बड़े आनंद आते थे। तो पहली स्मृति तो पिताजी के साथ में है कि घर वो बड़े आराम से ले आए। कई दिन स्कूल गए, देखा कि डांटे भी कि तुम स्कूल में नहीं जाते हो। हम कहे कि नहीं, मैं तो स्कूल जाता हूँ, झूठ बोला था। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक, हम कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ो। तो मेरे परिवार की स्थिति बहुत ऐसी थी कि आज हम उसको बताना तो उसमें पूरी रात लग जाएगी। उसको उन जो 15 साल हमने अपने गांव में बिताया है, वो बड़ी लंबी कथा है, क्योंकि एक एक दिन की कहानी मेरे पास में है। तो पिताजी लाए घर पे, चुपचाप मेरे सारे कपड़े उतार के सड़क पर छोड़ दिए, नंगा करके। तो क्लास 1 में मैं था पढ़ता हुआ। तो यह जो मेरी स्मृति में जो बस गया, तो उसके बाद मैंने कभी क्लास नहीं छोड़ा। तो मैं कभी कहता हूँ कि वो पिताजी की ऐसी दंड थी कि मुझे पढ़ाई में जापान तक लेके गई, तो वह तो कभी ऋण उतरता ही नहीं है। फिर उसी के संदर्भ में माँ का भी बहुत बड़ा जिक्र होता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो ऐसी परिस्थितियाँ थीं कि घर की कि कहाँ से हम पढ़ पाएंगे। हमारे मित्र हमारे गांव से लालगंज के हैं, श्री अश्विनी कुमार जी, तो
ये भी आए हुए हैं, ये मेरे सारे कहानी को जानते हैं। तो उस समय मेरी माँ ने बोला कि हम कहें कि थोड़ा गणित हमारा कमज़ोर है, गणित के मास्टर साहब हैं, चलो ज़रा उनसे कह दो कि वो हमको पढ़ा देंगे। तो माँ हमको लेकर के उनके पास गई थी। तो बोली कि मास्टर साहब, इसको थोड़ा सा गणित आप पढ़ा दीजिएगा, और जो भी होगा हम आपके घर में बर्तन मांज देंगे, खाना बना देंगे, झाड़ू पोछा कर देंगे। वह नहीं भूलता है मुझे। उसका कारण ये नहीं भूलता है क्योंकि उसी से मैं बना हुआ हूँ। मेरे लिए वो कहीं, मुझे आज भी ये नहीं फील होता है कि वो जो दुखद स्थितियाँ थीं वह मेरे जीवन में एक भंडार लेकर के आया है। और आज जो मैं किन्हीं भी चीज़ों में अगर मैं थोड़ा भी अगर अपने आप को लगता है कि कहीं समृद्धता है तो वो उसी के कारण से है। चाहे मेरे शिल्प में हो, चाहे मेरे जीवन में हो, चाहे मेरे कर्मों को लेकर के हो। तो मुझे लगा कि पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। मैं 12 साल लगातार जो है सड़क पर खोमचा लगाता था, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। कोई भी ऐसा शाम नहीं होता था, मेरा मित्र है वो उसका गवाह है। तो वो वह लेकिन बहुत इंजॉय करता था मैं, क्योंकि मैं जब वर्ड्सवर्थ को जब हाई स्कूल में पढ़ा तो सोचिए कि मैं, मेरे गांव में जो है बहुत सारे तालाब थे, सरसों के खेत होते थे, और जब पानी भर जाता था तो कुमुदनी खिल जाते थे। तो कुमुदनी की वजह से मतलब पूरा फील्ड जो है वो लगता था कमल के फूलों से भर गया हो। और उसको देख करके मैं जो रोमांच को मतलब महसूस होता था, और जब मैं खेतों की डंडियों से जाता था तो दोनों तरफ ईख के खेत का जो मतलब वो रहता है, तो जैसा लगता कि राजकुमार जा रहा है और उसको जो है ये प्रकृति जो है उसका स्वागत कर रही है। यह मेरे मतलब वो मैं फील करता था। तो मेरी प्रसन्नता तो वो थी। तो प्रसन्नता कभी गरीबी नहीं होती है। उस गरीबी, मैं गरीब तो था ही नहीं जिंदगी में, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बहुत, जितना मैं इंजॉय किया हूँ लाइफ को, मतलब क्या नहीं किया हूँ। मैंने नाटक खेला, गाना गाया। आप संगीत की अगर बात करें तो मेरा पहला परिचय संगीत से होता है। मेरे बगल में एक भाई था, वो बेंजो बजाता था, तो मैं उससे लेकर मुझे सिखाया कि चलो बेंजो बजा देते हैं, तुम भी कर लो। हम बजाने लगे, अच्छा बजाने लगे। तो मेरी माँ को बोला, अरे 10-12 रुपए का मिलेगा, तुम कहो तो हम ला के खरीद के दे दें। तो अभी ठीक है भैया, हम बता देंगे। लेकिन वो 12 रुपए नहीं दे सकती थी। तो लेकिन संगीत हम रोज सुनते बहुत ज़्यादा थे। मेरे घर के पीछे जो है एक फैमिली थी जो बैंड बाजा वगैरह बजाते हैं, जिनको याद होगा। तो वहाँ पर क्या है ना कि सुबह सुबह वो सब रियाज करते थे। अब मुझे याद आता है कि वो रियाज क्या करते थे, भैरव और भैरवी का। अब याद आता है कि अरे वो मेरी, मतलब मेरे जेहन में वो, मतलब मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे संगीत सुनने को मिला है। कविता से मेरा परिचय पहला हुआ। मैं कक्षा 4-5 में था तो कविता लिखता था। कभी मैं जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं फाइन आर्ट्स में जाऊंगा। मैं परिचय नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी रही है कि जो हाँ मैं कुछ जानता ही नहीं था, अनभिज्ञ था। और यह नहीं जानना जो है मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। मैं इसे कहीं कमी नहीं मानता हूँ। आज भी मेरे पास जो कुछ भी है तो मैं बहुत कुछ चीज़ें नहीं जानता हूँ, तो अच्छा है। आगे जो मौका मिलेगा जीवन में, उसको जानने का जो आनंद मिलेगा वो एक अलग आएगा। जान जाएंगे तो आनंद भी खत्म हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत अजीब सा लगता है, नहीं अभी जानना, इसीलिए और गुरु मिलते रहे और लोग बताते रहे। मुझे याद आता है क्लास इंटर में ये सी राजगोपालाचारी जी का भरत मिलाप है। जब उसमें वो भरत जी जाते हैं रामचंद्र जी को मनाने के लिए, और उसका जब वर्णन है, जब वो केवट से पार होकर के जब जाते हैं, तो उस समय का जो कविता तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जिस समय भरत जी और राम का जो संवाद है, झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं दोनों के। और ऐसा वो मतलब क्लास में पढ़ाया था कि मैं रो रहा था। तो ये सोचिए कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कितनी बड़ी एक ऐसी छवियां मेरे अंदर में बस गई थी कि मुझे लग रहा है कि मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी कर, मतलब कुछ कर सकूंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मेरा आज का जीवन अच्छा चल रहा है।
मुझे गलत तरीके से प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन मैं उसे प्रताड़ना नहीं माना, आशीर्वाद मान लिया। एक बार की बड़ी जबरदस्त घटना है। अब क्लास जैसे हाई स्कूल का चल रहा है, एक मास्टर साहब थे एकदम टिप टॉप बढ़िया सा स्मार्ट थे, तो मैं बहुत हंसता बोलता था, जहाँ भी वो थोड़ा ठहाके लगा देता था। तो उनको लगा कि कोई वो स्टैम्पट पर लिख रहे थे, तो लिखते हुए वो पीछे से लड़कों ने बोला कि आज मास्टर साहब तो बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, और 3-4 लड़कियां भी बैठी हुई थी, लगता है कुछ बात है आज। तो जब ऐसी बातें कुछ हो रही थी तो उसी में किसी ने हंस दिया। तो मास्टर साहब घूम करके देख रहे हैं कौन हंसा है, बोलो बताओ तो सही। तो बोले सर यही हंसता है, मदन लाल। तो जब ये बात को बोला तो उसको तो इतनी गुस्साई कि खूब उठा के पटक के मुझे खूब मारा उसने। लेकिन बताऊं मैं आपको, उस मास्टर के घर पे मैं रोज जाता था, खाना बनाता था, उसका बर्तन साफ करता था, उसका काम करता था, क्योंकि वो मुझे थोड़ी देर इंग्लिश पढ़ाता था। मैं उसका सेवक था। मैं कह रहा हूं कि मैंने नहीं किया है तो भी मारा, लेकिन मेरे अंदर कभी भी उसके प्रति जो है, आज भी पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि कहीं भी मैं उसे दोष नहीं देता हूँ। दोष उनको किसी को दोष नहीं देता हूँ। हमको ये सब सीखने के लिए या देखने के लिए समाज में हमारे इस तरह की होती हैं चीज़ें कि पीठ पीछे बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। उसके पीठ पीछे किसी ने कह दिया, हो गया चलो। उसने मुझे अच्छा से चप्पल दिया था, मैं गया हूँ उसके घर में, उसको उतार दिया, चमड़े का चप्पल था। मैंने कहा मैं अब तुम्हारा दिया हुआ मास्टर साहब चप्पल नहीं पहनूंगा। मुझे इतना ही देना उसके लिए बहुत ज्यादा था। तो ऐसे करके जो है जीवन की अगर घटना घटाएं तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन पास किया हुआ हूँ, क्योंकि सोचता था कि हाई स्कूल में नंबर मेरे कम आ गए संस्कृत पढ़ने की वजह से। तो जब संस्कृत पढ़ने से नंबर कम आ गए तो किसी ने बोला कि अरे आर्ट साइड पढ़ोगे तो शायद 2nd डिवीजन पास हो जाओ। तो मैं फिर आलेखन कला इंटरमीडिएट में गया पढ़ने के लिए। मेरी रुचि थी कि मैं थोड़ा साइंस वाइंस पढ़ूंगा, तो माँ बोलती थी या तो डॉक्टर बनो या तो वकील बनो, यही सब पढ़ाई ठीक होला। ये इनके पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे, हमारी माँ की जीवन भर वही सेवा की है, बिना पैसे का, फ्री में, बहुत मानते थे उनको। तो जब ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन हम हाई स्कूल में नंबर मेरा और भी कम हो गया, तो मैंने आर्ट ले लिया। तो आर्ट के मास्टर साहब जो थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। वो खूब वाटर कलर, लैंडस्केप पेंटिंग्स वगैरह खूब इतना ज़्यादा कराते थे कि मतलब मैं रात दिन धुन में करता था काम, और इतना काम में डूब गए कि मतलब हाई स्कूल से भी ज़्यादा खराब नंबर मेरे जो है इंटरमीडिएट में आ गए। ये भी बड़ी रोचक है। और फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मैं आर्ट पढ़ूंगा। तो घर वाले बोले कि तुम कहाँ, पैसा है, हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मेरे पिताजी भी काम करते थे, माँ भी दुकान करती थी, भाई भी करता था, मैं भी करता था। चारों के करने से घर परिवार चलता था। और ये 12-14 साल 15 साल पूरी लगातार जिंदगी रही है। लेकिन उसमें ये सब जो मेरे साथ में एक, जिसको हम बोलेंगे कि एक रोमांचकारी जो जीवन, हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था, जो कि जिस रोमांच में हम अपने आप को खोए हुए रहते थे या डूबे हुए रहते थे या सपने देखते रहते थे, यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। तो ये जो बचपन में मैं सरसों के खेत में और खेतों में पगडंडियों पर ये सब जब गाता था, तो अपने आप को उस तरह से राजकुमार की तरह महसूस करता था। भले ही 12 साल तक मैं हवाई चप्पल तक भी नहीं पहन पाया था, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो एक मतलब प्रकृति ने और जो हमारी जो अपने आसपास के गांव ने इस तरह की परिस्थितियों से जो मुझे मजबूती दिया, उसका परिणाम मैं जब गया लेकर के, जब हमने कहा मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। पिताजी बोले कैसे पढ़ोगे? हम कहे यहाँ दुकानदारी करते ना क्लास के बाद, बनारस में जाके किसी रेस्टोरेंट में कप प्लेट धोएंगे और पढ़ेंगे। बोले ठीक है, करो अपनी मर्जी का। गए और इंटरमीडिएट में हम करके 3rd डिवीजन पास हुए थे, और BHU में जाके हम टॉप कर गए।
तो ये अतिशयोक्ति देखिए, फाइन आर्ट्स में आके मैंने टॉप कर दिया, तो मुझे लगा कि मैं पंख मुझे मिल उड़ गया मैं अब, और वहां पर मुझे रामछाप पार मिले। एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे व्यक्ति का, दोनों का सबसे शिक्षा का मूल यही था कि कलाकार बनो या मत बनो, लेकिन एक मनुष्य बनने की तरफ मुख्य रूप से ध्यान रखना। तो मनुष्यता का पाठ जो है गुरु लोग हमको बहुत ही सिखाए हैं, और उन्होंने उस जीवन को जिया है। हमारे जितने भी गुरु हैं, उनके बड़े भाई कृष्णा छातपार थे, और हमारे रविंद्र रेड्डी हैं, राजीव लोचन हैं, यहाँ पर बहुत सारे न जाने वीरवंशी हैं, ये सब लोग उनके विद्यार्थी हैं। लेकिन इतना ज़्यादा उनकी छाप जो है बड़ौदा फाइन आर्ट्स में रही है कि शंखोदा भी कहते थे कि ही इज़ द बेस्ट टीचर, मणि साहब भी कहते थे, सारे लोग किए, इवन शेख भाई ने उनके बारे में बहुत ज़बरदस्त लिखी है उनकी स्मृतियों को। तो यह गुरु लोग तो एकदम मनुष्यता के पार, मतलब एक मानवता के एक स्वरूप के व्यक्तियों में से रहे हैं। तो ऐसा करके जो प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा, तो ये सब जो है मुझे मतलब लगता है कि मजबूत बनाते चला गया। तो लेकिन जो सबसे बड़ी घटना मेरे जीवन में हमारे गुरु का जो देहांत हो जाता है, 33 साल की उम्र में राम छातपर साहब का देहांत हो गया, मात्र 33 वर्ष की उम्र में। ब्रेन ट्यूमर वगैरह कुछ था, उसी के कारण देहांत हो गया। मैं पूरा 6 महीने तक उनकी लगातार सेवा किया, लेकिन वो बच नहीं पाए किसी तरह से। फिर बॉम्बे हॉस्पिटल में उनके ऑपरेशन के लिए गए, लेकिन वहाँ पर गए तो कोमा में आ गए, और सन 78 में 1 फरवरी को उनका देहांत हो गया। मैं बनारस से भागा हुआ, उस समय बनारस में मैं BFA कंप्लीट कर चुका था। जब मैं वहाँ गया तो देखा परिवार का सब लोग, तो फिर वहाँ पर कृष्णा छातपार बोले कि अब देखो राम नहीं है। वो जानते थे सब लोग हमको कि मैं उनका शिष्य हूँ और बहुत क्लोज रहा हूँ। तो उनकी पत्नी, उन लोगों ने ट्रस्ट किया कि नहीं तुम जैसे भी हो, कि मैं नहीं आ पाऊँगा बड़ौदा, मुश्किल से मैं बनारस पढ़ रहा हूँ। बोले नहीं तुम आ जाओ, हम देख लेंगे। मेरी पूरी बड़ौदा की पढ़ाई पर, मेरी परवरिश पर कृष्णा छातपार एंड इंदिरा छातपार, राम छातपार की वाइफ का पूरा जो है देखभाल की सारी जिम्मेदारी उन लोगों ने ले लिया था। तो मेरे जीवन में मेरी झोलियां तो भरते हुए लोग ऐसे मिले। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि शायद मैंने अपने जीवन में कभी किसी विद्यार्थी को 10 रुपया भी नहीं दिया होगा, लेकिन मेरे गुरु लोगों ने तो धन भी दिया है, मन भी दिया है, सारा ज्ञान भी दिया है, सारा अनुभव भी दिया है। शायद इतना अच्छा मुझे मालूम नहीं है कि मैं कैसा अध्यापक रहा हूँ। मेरा शिष्य भी है 1-2 यहाँ पर आए हुए, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन जब मैं राम छातपर साहब के इधर वापस आ रहा था, दिल्ली होते हुए आया, तो शंखो चौधरी साहब हमारे यहाँ 76 में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर गए हुए थे। उसमें डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली थे वहाँ पर वाइस चांसलर, और के एस कुलकर्णी साहब वहाँ पर डीन थे। तो उन लोगों ने बुलाया था बड़ा आग्रह करके, तो शंखोदा वहाँ पर 6 महीने के लिए एज ए विजिटिंग प्रोफेसर थे। तो उनके साथ में बड़ा गहरा, उस समय राम छातपर थे। तो मैं जब वापसी में आया, तो मैं पहली बार दिल्ली आया था, तो शंखोदा से मैं मिलते हुए जा रहा था। तो शंखोदा ने बहुत पीड़ा उन्होंने हुई थी, क्योंकि शंखोदा के ही ये राम छातपर साहब शिष्य थे, उनके सबसे प्रिय चित्रों में। शिष्य मतलब उनके अंदर की जो कहते हैं, उन्होंने लिखा भी है कि राम वॉज ए एंजिल, एक ऐसा संत तुम लोगों ने खो दिया है जीवन में, कुछ सोचना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में। ये शंखोदा का जो बीज मंत्र जो है मेरे कान में गया था। 4-5 फरवरी की बात है ये, सन 78 के। तो मैं उसके बाद, मेरी तो स्थितियाँ खुद भी ऐसी थी कि मैं कुछ गया, लेकिन सुना भी वो भूलता नहीं है जो हमारे मन में बसा हुआ है। फिर मैं चला आया घर अपना। फिर उसके बाद मैं BFA कंप्लीट करके फिर बड़ौदा चला आया। बड़ौदा में मैंने पूरी पढ़ाई लिखाई किया, और बहुत अच्छे से किया, और बहुत बड़ा मुझे एक उस संसार मिला जहाँ पर कि मेरे राम छातपर गुरुजी वहाँ के शिष्य थे, बड़ौदा से ही पढ़े थे, शंखोदा के शिष्य थे। सुब्रमण्यम साहब उस समय
उनके टीचर थे। उस समय कौन नहीं था, शेख भाई थे, तमाम सर। तो वो पूरी जो है राम छाप पर जो है बड़ौदा की पूरी कहानियां बताते रहते थे, सुनाते रहते थे। तो मेरे मन में एक सपना भी जगा था कि कभी मुझे बड़ौदा भी जाकर के मौका मिले। तो जब मैं गया था वो पिक पर था, और मेरे समय के जो हमारे मित्र लोग यहाँ बैठे हुए हैं आज देश के और दुनिया में, मतलब बहुत अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो लोग केवल एज ए बीइंग ए स्कल्पटर ही नहीं काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग आल्सो द मेनी काइंड ऑफ थिंग्स की। जैसे एक हमारे मित्र हैं अशोक पटेल करके हैं, रविंद्र रेड्डी हैं, ध्रुव मिस्त्री हैं, ये कृष्णा छातपार के स्टूडेंट हैं। अरुण एस जी हैं, कृष्णा छातपार के स्टूडेंट हैं। अरुण एस जी ने उनकी स्मृति में एक जो है बड़ा काम कर रहे हैं। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो सब लोगों का पक्ष वही है कि हम जीवन में कैसे एक ऐसी खुशियों को लाएं, ऐसी चीजों को लाएं कि जो सबके साथ में समकक्ष बैठ करके एक समानता में, एक मित्रता में हम अपने जीवन को उनके साथ में भी समय दें और उनके साथ बातचीत करें। तो मेरे भी ये सब होता रहा पूरा जीवन भर। फिर मैं जब आया तो फिर बड़ौदा जब पास करके गया तो मुझे सौभाग्य से उस समय मेरे दिमाग में तो वो सब चीज़ें नाचता था। और दिनमान में मतलब मैं पत्रिका को पढ़ता था 76-75 से। तो उस समय मतलब चर्चाएं सब होती थी कलाओं के बारे में। तो पहली बार मुझे जब बनारस में मैं रह रहा था तो मुझे 2 इंसिडेंट्स बड़े ज़बरदस्त मिले। एक था 77 में पंडित रविशंकर जी का एक रिम्पा करके उन्होंने संस्था बनाई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था कि एक व्यक्ति जो है एक संस्था बना करके कितना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। तो मैं उसमें 77 वाले में बहुत कोशिश किया कि मैं जाके उस संगीत सभा में जाऊं, क्योंकि उसके पहले 75 वगैरह में किशोरी अमोलकर जी, कुमार जी बनारस में आते थे, बहुत लोग कलाकार लोग आते थे। तो मैं फ्री में भी रहता था, 5 रुपये 4 रुपये का टिकट रहता था, 10 रुपये तक का, तो मैं जुगाड़ करके चला जाता था। लेकिन वहाँ क्या था कि एक स्कूल में था तो स्कूल का इतना बड़ा गेट था कि जंगल अंदर जाने का कोई जुगाड़ भी नहीं था और कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई परिचित भी नहीं था कि जो मुझे घुसा सके उसके अंदर। मैं सारी रात बैठ करके बाहर एक पेड़ के नीचे जो है संगीत सुना था। खूब ठंडक थी, मोटा सा चद्दर ओढ़ करके, सावल तो था नहीं जीवन में, तो वो चद्दर ओढ़ करके सुना था। लेकिन वो बहुत इम्प्रेस किया था रिम्पा ने। लेकिन दूसरा जब 78 वाला हुआ तो लगा कि संगीत का जितना बड़ा सागर, जिसको बोलेंगे कि एक समुद्र जैसा प्रोग्राम उन्होंने 78 में वहाँ किया था। कोई ऐसा मेरी स्मृति में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कार्यक्रम में मैंने जिसको नहीं देखा हो। पहली बार मैं पंडित रविशंकर जी को देखा, अली अकबर खान साहब को देखा, अलारा खान साहब को देखा, पंडित भीमसेन जोशी को देखा, मल्लिकार्जुन मंसूर साहब को देखा। मतलब सारे लोग देश के, और पंडित रविशंकर की जो प्रतिभा थी कि सबको कैसे इकट्ठा करके, और 3 दिन का इतना भव्य प्रोग्राम कि वो मेरी जैसे लगता था कि मेरे लिए ये सब कुछ किया गया। ये सबके लिए कितना अर्थ रखा होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अर्थ बना। और हर समय ये मतलब 20 जो है वो मतलब एक दिन जो है अपना गिन करके हिसाब बना रहा था कि कब वो समय आएगा। तो जब मैं उसके आगे जाता हूँ तो उसमें सबसे बड़ी रात की जो आखिरी प्रोग्राम था, अली अकबर खान साहब और ये जाकिर हुसैन जी का, दोनों का जुगलबंदी एक साथ, और इधर अलारा खान जी और पंडित रविशंकर जी का, और चारों लोग बैठे 11:30 बजे रात को। और उस दिन मैं जुगाड़ करके, मतलब जुगाड़ करने में भी उस्ताद था मैं, कि वो 400-200 रुपए वाली सीट पर नहीं, 1000 रुपए वाली सीट पर आके जाके मैं बैठ गया था। अब एकदम सामने बैठ गए ना, तो फिर भी आनंद की बात। 11:30 बजे शुरू हुआ है, बीच में आधा घंटे का अंतराल रहा होगा, और वो 7:30 बजे सुबह तक चला था। अभी कुछ दिन पहले मैं स्मृति याद करता हूँ जाकिर हुसैन जी को,
उन्होंने उनसे किसी ने पूछा था कि आपका सबसे स्मृति वाला जो है बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि जीवन के आपके एकदम एक अलग सा मोड़ रखा हुआ कि जहाँ की आपको लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक उनको जो है अली अकबर खान साहब के तो बोले कि वो मुझे 78 में रिम्पा ने प्रोग्राम किया था, उधर अब्बा बैठे थे, इधर पंडित जी बैठे थे, उधर उनके साथ में मुझे बैठा दिया गया था। और उस समय उनकी उम्र जो थी वो 22 साल 23 साल की थी और मैं 20 साल का था उस समय। तो ये चीज भूलती नहीं है। और जब मैं पंडित भीमसेन जोशी जी का उसके पहले जो सुना था प्रोग्राम, जो जब हरि को सदा सो परम पद पाएगा, वो मतलब भूल नहीं सकते हैं। तो अब वो क्या चीज बन रहा है और क्यों मैं इस सब चीजों के लिए, लेकिन यह सब के पीछे मेरा बचपन बहुत बड़ा है। मतलब जो वहां तक मुझे उस गहराई में ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका मेरे माँ की, पिता की, और वो मेरे गांव की, मेरे बचपन की। मेरे गांव का जो एक सांस्कृतिक वातावरण था जिसमें नाटक है, नौटंकी है, रामलीला है, और हमारे स्कूल का कार्यक्रम ये है, वो है, बच्चों का है। मेरा जीवन केवल उसी में जी रहा था पूरा। और उस जीवन को जी के सोचिए कि आपको कभी लग सकता है कि मदन लाल इज ए पुअर, नेवर। स्टिल मैं तो संकोदा बोलते थे तुम जो है संस्था में मेरे को अध्यक्ष बना लिए, कुछ करते तो हो नहीं। जब राम छात्रा शिल्पन्यास बन गया था तो मैं कभी कहीं से पॉकेट में हाथ डालता था, दिखाता था, बाबा जब पैसा रहेगा ना तभी कुछ बनेगा, किससे मांगू मैं। बाबा चुप हो जाते थे। उनके पास भी पैसे नहीं थे कि वो आपको कुछ दे सके। ईश्वर आपको धन नहीं देता है, वो एक प्रकृति दिया है, बीज देता है। इतनी बड़ी प्रकृति, इतनी दुनिया दिया हुआ है। अब आप उसके आगे हाथ पैर पसारते हो कि हे ईश्वर पैसा दो मुझे। अरे वो कहां से देगा? जो दिया है तुम उसमें अपने पैसे को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? अपनी प्रतिभा को वहां से क्यों नहीं तुम पा रहे हो? ये इतनी बड़ी जो है, मैं बता रहा हूं, ये भूल जो है आज जो है एकदम अंधकार की कि इसे बोलेंगे कि एकदम एकदम जन जन में बैठ गया है कि ईश्वर से ही सब कुछ मिलेगा। अरे ईश्वर तो तुमको इतना दे दिया है, फिर भी तुम कहां भटक रहे हो? खैर वो अलग बात है सब। अभी जब हम इस पे आते हैं तो वो रविशंकर जी का ये जो स्मृति में रिम्पा, और जब मैं जौनपुर जाता था तो उनका एक मकान पड़ता था रमना, ये तरना करके, तो वहां पर अन्नपूर्णा जी के नाम से एक बहुत बड़ा लैंड था जो पंडित रविशंकर जी का निवास स्थान था। दुर्भाग्य से बनारस वाले भी कम नहीं है, पंडा लोग होते हैं, लूट लें, पंडित जी को भी लूट लिए। तो बनारस का में बहुत सारे कहानियां हैं। उस कहानी में हमारे बनारस के लोग, मैं वैसे बनारस का तो नहीं हूँ, आजमगढ़ का हूँ, लेकिन कभी कभी बनारस वाले कहते हैं कि तुम हमको क्यों, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आप लोग जो करते हो वही सब दुनिया बोलती भी है। खैर पंडित जी का वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन पंडित जी का दिल जो है सारा जीवन रहा है। जब भी जाते थे तो माँ गंगा के तट पर नौका विहार जरूर करते थे। तो ये सब चीजें पूरा एकदम है। तो मेरे मन में वो रिम्पा गूंज रहा था। और उसी के बाद जब हम सन 80 में आए, जब आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द मुझे वत्सल निधि मिला। तो एक रिम्पा का प्रभाव जो मेरे ऊपर पड़ा। मैं आज प्रयाग जी भी पूछ रहे थे कि आपका गे जी के साथ में क्या कहाँ पर क्या इंसिडेंट है। हमने कहा देखिए मेरा कोई विशेष रूप से कोई किसी से मिलना जुलना इतना नहीं रहा है कि मैं बैठ के सामने बात किया हूँ, लेकिन उसकी बनाई गई कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं, कुछ ऐसे रचना है, कुछ ऐसा उन्होंने रखा है कि जो आपके मन में पूरा एकदम बैठ गया हो। मेरे मन में जैसे पूरा बैठ गया था। कितना सुंदर नाम है, वत्सल निधि। फिर बाद में उससे मैं जब लखनऊ जाता था तो वहाँ पर विष्ट साहब थे, आर्यस बिष्ट, तो बताते थे कि देखो ये वत्सल निधि गे साहब ने बनाया है और अपने पैसे से सबको ले जाते हैं पहाड़ों पर। कवि होते हैं, लेखक होते हैं, चित्रकार होते हैं, सब लोग बनाते हैं। कितना बड़ा कार्यक्रम होता है, सब अपने पैसे से करते हैं। ये जो एक स्मृति में जो खांचा खासता है, यहाँ पर मुझे निश्चित रूप से मैं एक चीज और भी महत्वपूर्ण रखूंगा
कि दिल्ली की दुनिया से परिचित कराने में सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे साथ, मतलब बहुत बड़ा कार्य जो है वो हमारे प्रयाग जी का है। क्योंकि जब मैं 79 में अपना ईटे की एग्जीबिशन किया था, तो उस समय ईटे की एग्जीबिशंस के कारण जो है, ये कहानियों में बड़ी रोचकता है। उस ईटे के एग्जीबिशंस के कारण जो है कोई भी दिल्ली का ऐसा कलाकार नहीं होगा जिसको, जो मुझे नहीं जान गए थे, जो उनको मैं सामने देख करके बातचीत नहीं किया, या जो मेरे काम को तारीफ नहीं किए रहे हों। जहाँ स्वामीनाथन जी हों, मंजीत बावा जी हों, और ये आपके रघु राय हों, शंखोदा हों, किशन खन्ना हों, इबिन हुसैन साहब हमारी प्रदर्शनी में पहला कदम रखे थे ईटे की एग्जीबिशन में। अब बोलिएगा कि हिंदुस्तान में कभी ईटे का एग्जीबिशन हुआ नहीं था, और ईटे का भी एग्जीबिशन इसलिए हुआ था क्योंकि मदन लाल के पास में 1 रुपया भी नहीं था कि कोई स्कल्पचर किसी दूसरे माध्यम में कर सके। बड़ौदा में जब मैं गया था, हमारे गुरु ने जगह दिया, सब कुछ दिया, तो वो तो मटेरियल भी देते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक थी कि मैं क्या करूं। तो मैं बड़ौदा के सड़कों पर से अपने फैकल्टी और फाइन आर्ट्स के बाहर से वो कुछ ईंटें एकत्रित करके इधर उधर से ला करके रख करके उसको काम करता था। बड़ौदा वाले लोग इस पे मेरी बड़ी आलोचना मतलब सुनने को मिलता था, उत्तर प्रदेश से आया है, वो ईटा काट रहा है, समझे में नहीं आ रहा है इसको, और कुछ आता नहीं है क्या। हम कहे यार मेरे पास कुछ आता या ना आता हो, लेकिन मटेरियल तो ये आ गया है मेरे पास में। जितने भी टीचर्स थे सब लोग कुछ भी, मतलब मैं किसी को दिखाता नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ बड़े लोग, थोड़ा हाई फाई बड़ौदा है ना, वो तो मतलब बड़ौदा में जब पहली बार कोई जाता है तो आतंकित हो जाता है, बड़ौदा को देख करके घबरा जाता है। चाहे क्लासरूम हो, क्लासरूम में बीड़ी है, सिगरेट है, शाम को किसी जगह से दारू भी आ जाएगी, सब कुछ चलता है। इतना मजेदार जगह है बड़ौदा कि एक गांव का आदमी, वो भी बनारस जैसे जगह का पहुंचा हुआ को ऐसे के तैसे करके सब वापस कर दें। लेकिन ईटा ने मुझे बचा लिया, और उस बचाने में सबसे बड़ी जो एक मतलब कैसे कि जिसको कि एक मधुरता के साथ में, एक मृदुता के साथ में, अगर किसी ने अगर उसको प्यार से देखने वाला कोई व्यक्ति मिला तो वो थी नसरीन मोहम्मदी। रोज बोलती थी तुम क्या कर रहे हो, हम कहे मैडम वो कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे देखना है। तो एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा एक वो लोहे का फराड उसी पर बैठती थी, और साहब मैं उधर काम करता था नीचे बेसमेंट में। तो बोले नहीं मैं देख रहा हूँ कि कुछ वहाँ खुटखुट होता रहता है, चलो मुझे दिखाओ। मैं मारे डर के, और डर तो नहीं संकोच के, हमने कि कोई देखता नहीं है और ये हमको, तो वो जाती थी और फिर वो लगातार उसको पूरा देखने लगी, और उनको देखते हुए मैं उनको देखता था। मतलब वो इतना, मतलब उनको एक ऐसे लगता था कि ईटे में उनको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो एकदम मंत्र मुग्ध होकर के वो देख रही हैं, उसका आभास जो है मुझे प्रतीत हो रहा है, मैं उसको ग्रहण कर रहा हूँ। और वह जो ऊर्जा मैंने उनके देखने से जो प्राप्त किया, वह सोच लीजिए कि मेरी हिम्मत को कितना बड़ा बनाया। मैं तो एकदम दहाड़ करके उसको किया, और 3 महीने बाद ला करके दिल्ली में अप्रैल के फर्स्ट वीक में त्रिवेणी गैलरी में मैं जमीन पे उसको बिछा दिया। तो मैंने पूछा कि सर ये मैंने कृष्णा छापर सर हमारे गुरु थे, मैंने कहा कि सर इसको हम देखना, इस कल्चर को कैसे ले जाएं। तो कृष्णा छापर सर ने देखा उसको, तो उनका एक सवाल था मेरे से, मदन लाल इस कल्चर को जमीन पेडेस्टल पे रखना जरूरी है क्या। यह जो गुरु का सवाल होता है ना, ये बड़ी गहन ज्ञान का सवाल होता है, और ये मेरे गांठ बांध लेता हूं मैं। मैंने कहा सर एकदम नहीं जरूरी है। और मैंने ये जो दृष्टि मुझे मिली, कृष्णा छात्र साहब ने बोला जमीन पे इसको रख देना। तो यहाँ पर बहुत लो लेवल के व्हाइट पेडेस्टल थे, पेडेस्टल कहते हैं जैसे जमीन पर है जैसे मैंने बिछा दिया था। शायद आपने देखा हो, मुझे याद नहीं है, आपने फाइबर ग्लास का देखा था 81 में जी।
लेकिन प्रयाग जी के साथ में, फिर प्रयाग जी के साथ में तो सर्वेश्वर जी देख रहे हैं और मंगलेश जी देख रहे हैं, विनोद भारद्वाज तो उसमें बड़ी अच्छी स्टोरी भी बनाई लिखे हैं, मतलब इतनी चीजें उसमें मैं पूरा एकदम। और मैंने सुना कि स्वामी भाई ने, अब यहाँ स्वामीनाथन की भी बात आ जाएगी, क्योंकि अज्ञे जी की बात हम, अच्छा उसी समय जो वत्सल निधि की बात थी, तो मैं उस ईटे वाले बात पे आ गया था कि ईटा से कैसे हम मतलब एक कला जगत से दिल्ली से परिचित हुए थे, जिसमें प्रयाग जी ने मतलब वहां पर बहुत बड़ा दिनमान में लिखा उखा। उसके बाद तो ओम प्रकाश जी थे फोटोग्राफर आपके, शर्मा जी थे, हाँ। तो सर्वेश्वर जी मतलब भी देखे थे, सब लोग देखे तो बड़ी प्रसन्न। तो वहां पर एक चीज है कि स्वामी भाई ने शायद मंजीत भाई को बोला था कि अरे इसका पोस्टर तो देखो, ये अखबार के उस पर जो है ये कुछ खड़िया से लिख करके इसने जो है ब्रिक स्कल्पचर लिख दिया है, त्रिवेणी गैलरी लिख दिया, और सारे लोग वहां भीड़ लगा रहे हैं। इस पोस्टर को तो मतलब किसी फ्रांस में कंपटीशन में भेजना चाहिए, शायद ये जिक्र मतलब हमको बताया था इन्होंने। उसके बाद से पूरा गढ़ी में जो बड़े मजे हुए कलाकार लोग रहते थे, हिम्मत भाई वगैरह सारे लोग जो है सबसे परिचित हो गया। और मेरे से कम 40 साल, 30 साल, 25 साल, 15 साल की उम्र के बड़े लोग थे। और दिल्ली ने जो पहली बार मुझे जैसे लगता कि अपने हाथों को उठा लिया, ऐसे तो मैं एकदम बिल्कुल जैसे लगा कि मैं बहुत रिच हो गया हूँ और मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं 82 में यहाँ पर शो किया, लेकिन यहाँ पर मैं अज्ञे जी की याद कर रहा था कि वो वत्सल निधि जो है, एक रिम्पा आया, फिर एक वत्सल निधि आया, फिर वत्सल निधि ने जो हमारे ऊपर एक इम्प्रेशन डाला, ये शब्द जो है, और क्या कार्यक्रम हो रहे थे, क्या चीज़ें थी। सौभाग्य से 81 में जब मेरा फाइबर ग्लास का एग्जीबिशन था, तो त्रिवेणी सभागार में उनका कविता का सुबह में एक पाठ था, मैंने उनका कविता सुना था। और उनके बारे में, उस सप्तक वगैरह के बारे में तो हमारे यहाँ श्री राम वर्मा जी हमारे आजमगढ़ के थे, तो वो काफ़ी बताते थे, और मैं उनके बारे में पढ़ता था, क्योंकि साहित्य से मेरा पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा रहा है। और यहीं पर अगर हम साहित्य की बात करें तो मेरे जीवन के 3 उपन्यास हैं जो मेरे लिए श्रेष्ठ लगते हैं। उसमें पहला उपन्यास जो है लस्ट फॉर लाइफ है, एरविंग स्टोन का। दूसरा जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, और तीसरा जो है गोरा। मैं जितनी बार भी पढ़ा हूं, क्योंकि उसमें कहीं कहीं ना वो मैं अपने बचपन को भी देखता हूं, चाहे गोरा में मैं देखूं, चाहे भांगक में भी देखूं, चाहे इधर आपके बाण भट्ट की आत्मकथा में भी देखूं कि क्या कविता और क्या उसका मतलब कोई जैसे एक रोमांटिसिज्म है मतलब तरह का। और फिर वेस्ट और ईस्ट का। फिर मेरे राम छापर का एक बार कहना था कि मदन लाल तुम बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हो और स्कल्पचर भी करते हो, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कैटलॉग लिख रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ कोटेशन दे दीजिए। तो उन्होंने एक बात बोला कि तुम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ बनाते हो, उसके लिए मेरे पास कोई कविता तो नहीं है, तुम तो वर्ड्सवर्थ को देखते हो। तो मैंने कहा कि किसकी कविता है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पेन ऑफ फ्लावर्स है, एक कविता है, ईट्स की या किसी की है, इस तरह से। और फिर उन्होंने कई सारे मतलब दिखाया था, फिर पढ़ाया था उन्होंने। मेरी अंग्रेजी मजबूत करने के लिए राम छापर साहब ने अल्बर्ट कॉमर्स की मुझे एक छोटी सी पतली सी बड़ी सिंपल सी इंग्लिश की किताब दी थी, लेकिन अभी भी अंग्रेजी सही नहीं है, ध्यान नहीं गया सब चीज़ों पर। तो यहाँ से ये सब चीज़ें होते होते, लेकिन वो बीज अपना बात जो है वो कह रहा है मेरे अंदर कुछ न कुछ। फिर मैं आता हूँ 82 में, जब भारत भवन का उद्घाटन होता है और सुब्रमण्यम साहब के रेट्रोस्पेक्टिव पर हम लोग मतलब बहुत लोग गए हुए थे वहाँ पर। ये गुलाम शेख सर ने बुलाया था कि मदद करने के लिए, और दिल्ली से भी बहुत सारा काम यहाँ से गया था, तो हम लोग लेकर के उसमें गए थे। तो उसमें जो है मैं रात दिन जब स्वामी भाई को वहाँ पर उस संस्था के लिए काम करते हुए देखता था, रात को 1:30 बजे 2 बजे देख रहे हैं कि वो मतलब मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए बिना खाए पिए, जैसे गला सूख रहा है फिर भी वो थोड़ा सा ले रहे हैं, फिर उसके बाद सूखी रोटी भी खा रहे हैं। मैं खाली देखता रहता था उनको। मतलब ये जो एक प्रभाव पड़ा हो, भारत भवन, भारत का भवन, एक अमिट छाप कैसे ये संस्थाएं हमारे दिमाग पर डाल रही हैं।
और मेरे पास तो वही स्थितियां हैं मेरी। तो मैं फिर उसके आगे जब मैं मतलब सोचने लगा कि कैसे क्या, तो 13 फरवरी को शाम को जो है उद्घाटन के बाद जो है वो गंगूबाई हंगल जी का और बिस्मिल्ला खां साहब का और शायद नृत्य में यामिनी कृष्णमूर्ति जी का या किसी का था, तो वो प्रोग्राम हो रहा था। मैं झील के किनारे वो प्रोग्राम को सुन रहा था और गंगूबाई हंगल का वो मधुर पहली बार शायद मैं बनारस में सुना था, फिर उसके बाद यहाँ पर सुन रहा था। मैं झील के किनारे था और उस समय मैं सोच रहा था कि काश ऐसा एक भारत भवन गंगा के तट पर 80 पर अगर होता तो क्या बात होती। तो मैं सोचा कि इतना सुंदर ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर तो सुना हूँ कि मतलब आपका अशोक वाजपेयी जी हैं, स्वामीनाथन जी हैं, कारंत जी हैं, कुमार गंधर्व भी हैं और तमाम सारे हबीब तनवीर साहब हैं। इतने सारे लोगों से मिलकर के ये बना है। और स्वयं जो है मिसेज इंदिरा गांधी का जो एक बहुत बड़ा योगदान है इसको, क्योंकि मैंने उनका लेक्चर सुना था, उन्होंने कहा था कि ऐसा भारत भवन जो है हर देश मतलब देश के हर प्रदेश में ऐसा होना चाहिए। ये मेरे कान में अभी भी घुसता है ये बात। एक सपना जो है वहां से वो चीज को आता है कि कैसे बनारस में ये चीज बन सकता है, कैसे क्या हो सकता है ये चीजें। तो ये चीजें कई जगह पर चीजें आती हैं। संयोग से जब सुब्रमण्यम साहब का एग्जीबिशन चल रहा था तो उस रात में अशोक भाई जो है घूम रहे थे, तो एग्जीबिशंस के समय तो पहला परिचय मेरा आपसे हुआ था उसी समय। तो मुझे पता चला था, तो मैं मतलब सब देख करके बड़ा मतलब मेरे ऊपर इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा इन सब चीज़ों का। तो ये जो मेरी मतलब याददाश्त में इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं खाली हाथ रहा सब दिन, मेरे पास कुछ था नहीं। लेकिन वो जो बीज है वो तो था। फिर मैं उसके बाद जब जापान गया हूँ, अब हम सीधे छलांग लगाते हैं कि सन 88 में जब जापान में मुझे सेमी ग्रैंड प्रिक्स एक अवार्ड मिला तो उसकी धनराशि थी 50,000 रुपये। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि अब जो है राम छातपार के नाम से, अपने गुरु के नाम से एक छोटा सा कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है हम शुरू कर सकते हैं इससे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो अब ऐसा है कि इसमें से 25,000 रुपये तुम अपने लिए रख लो, 25,000 रुपये हम अपने संस्था के गठन के लिए मतलब कि राम छातपार के नाम से एक स्कॉलरशिप देंगे, इसको शुरू करेंगे। और उसने बड़ी ही उत्साहित होगी, बड़ी प्रसन्नचित्त होकर के बोले नहीं, आपका तो ये काफ़ी सालों से, मैं जब से शादी की हुई हूँ तब से इस बात को सुन रही हूँ। तो उसने बहुत प्रोत्साहित किया। अब कहते ना कि जब एक यही कहते हैं कि हमारे यहाँ कहा भी गया है ना, जब विचार एक पुण्य का बनता है तो अपने आप जो है ना वो अब उसको एक रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। मतलब 4-5 महीने के अंदर मुझे कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 लाख रुपए धनराशियां, ऐसे कई सारे पुरस्कार मिले कि 50% मैंने 2.5 लाख रुपया जो है अपने परिवार को दे दिया और 2.5 लाख रुपए रामछात पर शिल्प न्यास के लिए तैयार कर लिया। और मैं भारत और मणि सुब्रमण्यम साहब उस समय वहां पर गए हुए थे। तो मैंने पहली चर्चा उनसे कहा कि थोड़ा पैसा मतलब है और मैं सोचता हूँ कि राम सर के नाम से। तो वो बहुत ही खुश हुए थे, बहुत प्रसन्न हुए थे इस बात को। और वो आ करके फिर शेख भाई को बताया और शेख भाई ने जो है उसकी चर्चा जो है कृष्णा छातपार सर से की। फिर मुझे बाद में सब चीज़ें बताई गई कि मैंने जाना, क्योंकि गठन के समय जब मैंने राम छातपार शिल्प न्यास का गठन किया तो मैं उसी गुरु को पकड़ा, अपने दादा गुरु को, जिन्होंने बीज दिया था। हम कहे देखिए अब तो शायद मेरे पॉकेट में है कि मैं एक छोटी सी स्कॉलरशिप शुरू कर सकता हूँ, लेकिन ये कार्यभार आप ही को सब कुछ रहेगा, आप इसके अध्यक्ष बनिए, आप चेयरमैन बन जाइए, जो कुछ भी करना बताइए हमको। तो उन्होंने बोला कि चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और सुब्रह ये गए भी थे, क्या नाम है, संखोदा भी गए, वहां पर जापान गए थे टोक्यो में। तो ये सारी चीजें सब जब पूरी चीजें हुई तो मैं जब आया बनारस वापस तो ये सारी चीजें गठन हुई तो मेरे बड़ी खुशी की बात हुई। और उस समय हमने इसका गठन किया तो जिसमें हमारे चौधरी साहब जिसके चेयरमैन बने और सुब्रमण्यम साहब परामर्शदाता इसके हुए। और हमारे देश के जो मतलब प्रखर मूर्ति और सीनियर मूर्तिकार थे
जैसे सरवरी राय चौधरी, नागजी पटेल, हिम्मत शाह, यह सब लोग जो इंदिरा छात्र, मैं और मेरी पत्नी, यह लोग हम लोग उसके सदस्य हुए। लेकिन कार्यभार तो मणि साहब को मैंने बोला, बोले कि मदन मैं तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन आई विल बी, मैं तुम्हारा इसमें पूरा हिस्सा लेते रहूँगा, मैं सारी खबर लूँगा, मैं एडवाइजर का ले लेता हूँ। तो ये सोचिए कि इतने बड़े लोग कितने तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक क्या थी, एक भाव था, एक भावना थी। मुझे लगता है कि मतलब मुझे अभी भी लगता है कि वो पवित्रता तो थी, वो मन में वो एक ऐसा मोहब्बत तो था ही था सबके, इन सब पूरी चीज़ों के बीच में, कि लोगों ने हमें बड़े आदर के साथ में, उन लोगों ने मतलब स्वीकार किया इसके साथ को, इसको चलाने के लिए। अब सोचिए कि इतनी महान हस्तियां जब उसके साथ में बन गई, राम छापर शिल्पन्यास के साथ में, आज जब मैं इसको देखता हूँ, कोई बोलता कि आपने तो इतना बढ़िया बना दिया इसको, मैं कहता हूँ कि नहीं, इसकी पीछे जो है ना बहुत महान हस्तियां हैं जो इसको बनाने में बहुत बड़ा चीज दिया, जिन्होंने अपना मन दिया है। और इस मन से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं होता है। किसी को देना हो ना तो अपना दिल दीजिए, मन दीजिए। मैं ऐसा मेरा फीलिंग है, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा चालाक भी हूँ, उस मन को ले करके उसको यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। मेरा मित्र है रविंद्र, यहाँ पर जब मैं इससे भी चर्चा किया तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन कि बोला कि थोड़ा पैसा मैं भी देता हूँ। अहमदाबाद में हम गए थे मिलने के लिए, और गठन के पहले की बात है ये। रविंद्र ने बोला कि मैं कुछ 20-25 हज़ार रुपये तुमको देता हूँ उसमें। हम कहे रविंद्र ये तुम्हारा कहना ही बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए है, और मैं जो हूँ, तुम हमारे मतलब तुम और ध्रुव और ये जितने भी हमारे, हम लोग 5 लोग 8 लोग बैठक करते थे, राजीव भी था, तो ये मतलब जैसे लगता था कि ये हम लोग की जो बैठक होती थी कृष्णा छातपार के घर में ना, वो मतलब हर एक दूसरे को, सबको जो है ना बहुत ही मतलब रिच किया है, समृद्ध किया है। केवल कला के ये समझदारियों के साथ साथ जीवन के साथ में लोगों के संबंधों को लेकर के भी बहुत मजबूत बनाया है, बहुत गहरा किया है ये सब चीजें। तो ये चीजें जब मैं कभी कभी याद आता है तो मुझे लगता है कि मैं कितनी सारी इसके साथ चीजें जोड़ सकता हूँ। 87 में इंडिया फेस्टिवल का काम चल रहा था। स्वामी भाई 2 बार आए थे जापान में, और दोनों बार हम अपने घर पे लेके आए थे। अब स्वामी भाई से मैं परिचित हुआ था जब मेरा काम भारत भवन के लिए गया था, उनको देखा था, और उन्होंने जब ईटे की एग्जीबिशंस देखी थी। और स्वामी भाई की सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि अगर एक पेंटर के रूप में मॉडर्न आर्ट गैलरी में सबसे अधिक मुझे किसी की पेंटिंग प्रभावित की थी 70s में, 75-76 में, तो पेड़ पहाड़ चिड़िया, वो बड़ा बड़ा पेंटिंग्स जब मॉडर्न आर्ट गैलरी में सिहारे साहब लगाते थे, तो मैं देख करके ताज्जुब, मतलब एकदम भाव विभरित हो जाता था। तो स्वामीनाथन जो है मेरे लिए मतलब कई तरह से मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब मेरे घर पर आए थे स्वामी भाई, तो मेरी पत्नी उनका पैर छुई, प्रणाम की। मेरी बेटी श्रद्धा जो है 1-2 साल की थी, श्रद्धा नहीं आ पाई, मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ बिजी थी। श्रद्धा की बेटी आई है यहाँ पर, स्वराली। तो वो जो है स्वामी भाई ने पहला प्रश्न किया कि अच्छा, उनमें एक बड़ी विशेषता ये थी कि कभी हम लोगों को ना तुम नहीं कहते थे, आप करके बात करते थे। तो मेरी पत्नी से पूछे कि आप हमको जानती हैं क्या? तो पत्नी मेरी बोली कि आपको कौन नहीं जानता है, कहीं आप तो कभी मिले भी नहीं हो, कैसे जानते हो? कि नहीं, मुझे एक कविता मुझे आपकी याद है। भाई कौन सी कविता है? पेड़ ने कहा हवा से मुझे बहने दो बहने दो। पूरी कविता उसको कंठस्थी उसको सुना दिया, वो उसको पूरा गले लगा लिया, अरे बेटा तू तो अच्छे से जानती हो मेरे को। तो ये जो एक मतलब संबंध कहाँ पर एक दूसरे को मतलब और भी ज्यादा गहरा करते जा रहे हैं। मेरा परिवार, आज भी मुझे खुशी होती कि मेरे बच्चे जो है कलाकारों के बीच में, संगीतकारों के बीच में, लोगों के बीच में, इनमें बड़े हुए हैं।
अभी जैसे मेरा पहला शिष्य अगर मैं बोलूं गर्व के साथ में, योगेंद्र है यहाँ पर। इसको इतना नशा चढ़ा कि मतलब रोज आना 400-300 पेंटिंग्स रोज बना करके, और मुझे पकड़ के जबरदस्ती, सर बनाया हूँ चलिए आप देखिए। हम कह रही थोड़ा भी क्लास क्लास करके, अच्छा ठीक हम आते हैं ले जाते हैं। और जब घर भी जाते थे तो पत्नी भी मेरी और श्रद्धा भी जाती थे, तो मंदिर में इनकी माता जी वगैरह को खिलाते पिलाते थे, तो उनके साथ बिजी हो जाती थी वाइफ। और ये मुझे 3-3 4-4 घंटा तकलीफ बता रहे हैं कि वो खटिया के नीचे और क्या बोलते हैं चौकी के नीचे इतनी इतनी पेंटिंग वाटर कलर का पागल की तरह से काम करता था, ये बता रहे हैं। और मुझे गर्व होता है वो जो देख करके कि कितना ये लोग काम करने वाले भी हमारे विद्यार्थी भी हुए हैं। तो ये सब चीजें मतलब लेकर के बहुत सारी चीजें हुई हैं, बचपन की बातें मैंने की। और यहाँ पर जो हमारे 3 प्रमुख लोग थे, शंखोदा की मैंने बातें की, और भी बहुत लोग हैं जिसमें की चर्चा हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम नोट्स बना के लाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफी हुआ है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग कुछ हमारे साथ बातचीत करें तो और भी खुशी मिलेगी मुझे, कुछ बातचीत करें तो। मित्रों, कलाकार अच्छे कथावाचक नहीं होते, लेकिन अभी हमने जो कथा सुनी वो एक बहुत ही रोचक, दिलचस्प और आगे भी चल सकती थी। और ऐसा भी बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति इतने व्यापक रूप से सबके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करे। ज्यादातर लोगों में कुछ न कुछ खुन्नस होती है, मेरे साथ ये किया वो किया, अपना कुछ रोमान बताने के चक्कर में कि हमने कितना संघर्ष किया, ये किया वो किया। मदन लाल ने अपने संघर्ष का जिक्र चलते चलते किया है कि हम खोंचा लगाते थे, या हमारी माँ गणित के मास्टर साहब के यहाँ रोटी बनाना और घर साफ करने का काम करती थी। और तो ऐसा वृत्तांत जो किसी भी तरह की कटुता से बिल्कुल शून्य है, जो इतना निश्चल है कि बहता रह सकता था। और बहरहाल अगर आप में से कुछ उनसे पूछना चाहें तो जरूर पूछिए। हमारे एक मित्र कहते थे, प्रश्न पूछो, प्रश्न का उत्तर न पूछो। यहाँ तो उत्तर है लेकिन कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा। तो चलिए, अगर कोई एक 4 मिनट का एक वीडियो था पीपीटी, हाँ दिखाएं। लास्ट में दिखाएंगे। हाँ दिखाएं। अगर कुछ प्रश्न ना हो तो फिर हम दिखा के ही समापन कर देंगे फिर। हाँ ठीक है, दिखाइए। जी दिखा दीजिए। ठीक, आप इधर आ थोड़ा सा लाइट ऑफ कर दीजिए। सर बैठिए आप, आइए। जी
अशोक जी, एक सवाल हम पूछ सकते हैं? हाँ, आप पूछिए। पूछ लें? हाँ, जी। सुनिए, एक और भी शख्स आए हैं जो बड़ौदा से बनारस आए हैं। एक और शख्स भी हैं, सज्जन नहीं कहूँगी मैं उनसे, लेकिन जो बनारस से आए हैं, बड़ौदा से आए हैं बनारस आपके बाद, जिनके कारण शायद बनारस का माहौल काफ़ी बदल गया है पिछले 10 सालों में। तो उससे आप पर और आपकी कला पर और आपके इस न्यास पर क्या फ़र्क पड़ा है, बता सकते हैं? माहौल कैसे बदला है वहाँ बनारस का? देखिए, माहौल तो देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया का ही काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। तो बनारस उसमें अनूठा नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो उसको बदलने में मतलब राजनीतिक प्रभाव भी आप बोल सकते हैं, जो इस समय का चल रहा है, मोदी प्रभाव, तो उसकी वजह से बहुत कुछ बदल रहा है। और वो पूरे देश में क्या, अब ट्रंप जी आए हैं तो क्या क्या बदल रहा है आप देख ही रही हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये दुनिया बदलती बदलती रहेगी, लेकिन मुझे जहाँ पर मतलब लोगों की कृपा से जो जगह मिल गया है, तो मुझे तो एक लगता है कि जो मैंने अपने जीवन में तपस्या की थी उसके लिए मुझे एक स्थान मिला है, गंगा का तट। तो माँ गंगा के तट पर ये जो शिल्पन्यास आपने देखा है, मैं वहाँ स्थापित करके और अपना उसमें रचना में लगा रहता हूँ। और इस दुनिया में जो कुछ बदल रहा है उसके साथ हम भी चल रहे हैं, लेकिन बचा के थोड़ा चल रहे हैं। चलिए। कोई क्वेश्चन पूछना है, सवाल लिख के हाँ पूछ लो भाई। ये नातिन है। हाँ। सबसे पहले गुरु कौन थे? सबसे पहले गुरु पंडित दयावंत द्विवेदी। क्या नाम दिया तो था, तुमने सुना नहीं? मित्रों, आपने अंत में जो तस्वीरें मतलब जो वीडियो देखा, उससे आपको पता होगा ये कितना विशाल परिसर इन्होंने बनाया है। जब ये बन रहा था, आधा अधूरा था, तब मैं एक आध बार गया था, लेकिन वो इतना सुंदर बना है। और ये सिर्फ एक आदमी के प्रयत्न से बना है, उसके साधनों से बना है। ये भी इस देश में संभवतः अनूठा है। ऐसा कोई, मुझे ऐसे किसी परिसर का पता नहीं है। हुसैन साहब ने हुसैन गुफा बनाई तो उन्होंने अपने लिए ही बनाई ना, उसमें उन्हीं के चित्र प्रदर्शित हैं। लेकिन ये जो परिसर बना है ये दूसरों के लिए बना है, अधिकांशतः दूसरों के लिए बना है, और बहुत सभी कलाओं के लिए बना है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी कहानी हमने थोड़ी बहुत सुनी, और जो भी कहानी सुनी वो हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों तक गूंजती रहेगी कि कैसे एक व्यक्ति जिद करके अपने धीरे धीरे साधन जुटाता है,
आप ये ना भूलें कि इसके साथ साथ उनका अपना कलाकारी जीवन भी है, उनको कलाकृतियां भी गढ़ना है और उसके साथ साथ ये सब भी करना है। ये बहुत अनोखी बात है, तो इसके लिए बहुत बधाई। अब जैसा कि जाहिर है आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। एक था 77 में पंडित रविशंकर जी का एक रिम्पा करके उन्होंने संस्था बनाई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था कि एक व्यक्ति जो है एक संस्था बना करके कितना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। तो मैं उसमें 77 वाले में बहुत कोशिश किया कि मैं जाके उस संगीत सभा में जाऊं, क्योंकि उसके पहले 75 वगैरह में किशोरी अमोलकर जी, कुमार जी बनारस में आते थे, बहुत लोग कलाकार लोग आते थे। तो मैं फ्री में भी रहता था, 5 रुपये 4 रुपये का टिकट रहता था, 10 रुपये तक का तो मैं जुगाड़ करके चला जाता था। लेकिन वहाँ क्या था कि एक स्कूल में था, तो स्कूल का इतना बड़ा गेट था कि जंगल अंदर जाने का कोई जुगाड़ भी नहीं था और कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई परिचित भी नहीं था कि जो मुझे घुसा सके उसके अंदर। मैं सारी रात बैठ करके बाहर एक पेड़ के नीचे जो है संगीत सुना था। खूब ठंडक थी, मोटा सा चद्दर ओढ़ करके, सावल तो था नहीं जीवन में, तो वो चद्दर ओढ़ करके सुना था। लेकिन वो बहुत इम्प्रेस किया था रिम्पा ने। लेकिन दूसरा जब 78 वाला हुआ तो लगा कि संगीत का जितना बड़ा सागर, जिसको बोलेंगे कि एक समुद्र जैसा प्रोग्राम उन्होंने 78 में वहाँ किया था। कोई ऐसा मेरी स्मृति में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कार्यक्रम में मैंने जिसको नहीं देखा हो। पहली बार मैं पंडित रविशंकर जी को देखा, अली अकबर खान साहब को देखा, अलारा खान साहब को देखा, पंडित भीमसेन जोशी को देखा, मल्लिकार्जुन मंसूर साहब को देखा। मतलब सारे लोग देश के, और पंडित रविशंकर की जो प्रतिभा थी कि सबको कैसे इकट्ठा करके, और 3 दिन का इतना भव्य प्रोग्राम कि वो मेरी जैसे लगता था कि मेरे लिए ये सब कुछ किया गया। ये सबके लिए कितना अर्थ रखा होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अर्थ बना। और हर समय ये मतलब बीज जो है वो मतलब एक एक दिन जो है अपना गिन करके हिसाब बना रहा था कि कब वो समय आएगा। तो जब मैं आगे उसके आगे जाता हूँ तो उसमें सबसे बड़ी रात की जो आखिरी प्रोग्राम था, अली अकबर खान साहब और ये जाकिर हुसैन जी का, दोनों का जुगलबंदी एक साथ, और इधर अलारा खां जी और पंडित रविशंकर जी का, और चारों लोग बैठे 11:30 बजे रात को। और उस दिन मैं जुगाड़ करके, मतलब जुगाड़ करने में भी उस्ताद था मैं, कि वो 400-200 रुपये वाली सीट पर नहीं, 1000 रुपये वाली सीट पर आके जाके मैं बैठ गया था। अब एकदम सामने बैठ गए ना, तो फिर भी आनंद की बात। 11:30 बजे शुरू हुआ है, बीच में आधा घंटे का अंतराल रहा होगा, और वो 7:30 बजे सुबह तक चला था। अभी कुछ दिन पहले मैं स्मृति याद करता हूँ जाकिर हुसैन जी को, उन्होंने उनसे किसी ने पूछा था कि आपका सबसे स्मृति वाला जो है बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि जीवन के आपके एकदम एक अलग था मोड़ रखा हुआ कि जहाँ की आपको लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक उनको जो है अली अकबर खान साहब के तो बोले कि वो मुझे 78 में रिम्पा ने प्रोग्राम किया था, उधर अब्बा बैठे थे, इधर पंडित जी बैठे थे, उधर उनके साथ में मुझे बैठा दिया गया था। और उस समय उनकी उम्र जो थी वो 22 साल 23 साल की थी, और मैं 20 साल का था उस समय। तो ये चीज़ भूलती नहीं है। और जब मैं पंडित भीमसेन जोशी जी का उसके पहले जो सुना था प्रोग्राम, जो जब हरि को सदा सो परम पद पाएगा, वो मतलब भूल नहीं सकते हैं। तो अब वो क्या चीज़ बन रहा है और क्यों मैं इस सब चीज़ों के लिए, लेकिन यह सब के पीछे मेरा बचपन बहुत बड़ा है। मतलब जो वहाँ तक मतलब मुझे उस गहराई में ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका मेरे माँ की, पिता की, और वो मेरे गांव की, मेरे बचपन की। मेरे गांव का जो एक सांस्कृतिक वातावरण था जिसमें नाटक है, नौटंकी है, रामलीला है, और हमारे स्कूल का कार्यक्रम ये है, वो है, बच्चों का है। मतलब मेरा जीवन केवल उसी में जी रहा था पूरा। और उस जीवन को जी के मतलब सोचिए कि आपको कभी लग सकता है कि मदन लाल इज ए पुअर, नेवर। स्टिल मैं तो संकोदा बोलते थे तुम जो है संस्था में मेरे को अध्यक्ष बना लियो, कुछ करते तो हो नहीं। जब राम छात्रा शिल्प न्यास बन गया था
तो मैं कभी कहीं से पॉकेट में हाथ डालता था, दिखाता था, बाबा जब पैसा रहेगा ना तभी कुछ बनेगा, किससे मांगू मैं? बाबा चुप हो जाते थे। उनके पास भी पैसे नहीं थे कि वो आपको सब कुछ दे सके। ईश्वर आपको धन नहीं देता है, वो एक प्रकृति दिया है, बीज देता है। इतनी बड़ी प्रकृति, इतनी दुनिया दिया हुआ है, अब आप उसके आगे हाथ पसारते हो कि हे ईश्वर पैसा दो मुझे। अरे वो कहाँ से देगा? जो दिया है तुम उसमें अपने पैसे को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? अपनी प्रतिभा को वहां से क्यों नहीं तुम पा रहे हो? ये इतनी बड़ी जो है, मैं बता रहा हूं, ये भूल जो है आज जो है एकदम अंधकार की, मतलब कि इसे बोलेंगे कि एकदम एकदम जन जन में बैठ गया है कि ईश्वर से ही सब कुछ मिलेगा। अरे ईश्वर तो तुमको इतना दे दिया है, फिर भी तुम कहां भटक रहे हो? खैर वो अलग बात है सब। अभी जब हम इस पे आते हैं तो वो रविशंकर जी का ये जो स्मृति में रिम्पा, और जब मैं जौनपुर जाता था तो उनका एक मकान पड़ता था रमना, ये तरना करके, तो वहां पर अन्नपूर्णा जी के नाम से एक बहुत बड़ा लैंड था जो पंडित रविशंकर जी का निवास स्थान था। दुर्भाग्य से बनारस वाले भी कम नहीं है, पंडा लोग होते हैं, लूट लें, पंडित जी को भी लूट लिए। तो बनारस का में बहुत सारे मतलब कहानियां हैं, उस कहानी में हमारे बनारस के लोग, मैं वैसे बनारस का तो नहीं हूँ, आजमगढ़ का हूँ, लेकिन कभी कभी बनारस वाले कहते हैं कि तुम हमको क्यों, हमके मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आप लोग जो करते हो वही सब दुनिया भूलती भी है। खैर पंडित जी का वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन पंडित जी का दिल जो है सारा जीवन रहा है। जब भी जाते थे तो माँ गंगा के तट पर नौका विहार वो जरूर करते थे। तो ये सब चीजें पूरा एकदम है। तो मेरे मन में वो रिम्पा गूंज रहा था। और उसी के बाद जब हम सन 80 में आए, जब आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द मुझे वत्सल निधि मिला। तो एक रिम्पा का प्रभाव जो मेरे ऊपर पड़ा। मैं आज प्रयाग जी भी पूछ रहे थे कि आपका गे जी के साथ में क्या मतलब, कहाँ पर क्या इंसिडेंट है। हमने कहा देखिए मेरा कोई विशेष रूप से कोई किसी से मिलना जुलना इतना नहीं रहा है कि मैं बैठ के सामने बात किया हूँ, लेकिन उसकी बनाई गई कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं, कुछ ऐसे रचना है, कुछ ऐसा उन्होंने रखा है कि जो आपके मन में पूरा एकदम बैठ गया हो। मेरे मन में जैसे पूरा बैठ गया था। कितना सुंदर नाम है, वत्सल निधि। फिर बाद में उससे मैं जब लखनऊ जाता था तो वहाँ पर विष्ट साहब थे, आर्यस बिष्ट, तो बताते थे कि देखो ये वत्सल निधि गे साहब ने बनाया है और अपने पैसे से सबको ले जाते हैं पहाड़ों पर। कवि होते हैं, लेखक होते हैं, चित्रकार होते हैं, सब लोग बनाते हैं। कितना बड़ा कार्यक्रम होता है, सब अपने पैसे से करते हैं। ये जो एक स्मृति में एक जो खांचा खासता है, यहाँ पर मुझे मतलब निश्चित रूप से मैं एक चीज और भी महत्वपूर्ण रखूंगा कि दिल्ली की दुनिया से परिचित कराने में सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे साथ, मतलब बहुत बड़ा कार्य जो है वो हमारे प्रयाग जी का है। क्योंकि जब मैं 79 में अपना ईटे की एग्जीबिशन किया था तो उस समय ईटे की एग्जीबिशन के कारण जो है, ये कहानियों में बड़ी रोचकता है। उस ईटे के एग्जीबिशंस के कारण जो है कोई भी दिल्ली का ऐसा कलाकार नहीं होगा जिसको, जो मुझे नहीं जान गए थे, जो उनको मैं सामने देख करके बातचीत नहीं किया, या जो मेरे काम को तारीफ नहीं किए रहे हों। जहाँ स्वामीनाथन जी हों, मंजीत बावा जी हों, और ये आपके रघु राय हों, शंखोदा हों, किशन खन्ना हों, इबिन हुसैन साहब हमारी प्रदर्शनी में पहला कदम रखे थे ईटे की एग्जीबिशन में। अब बोलिएगा कि हिंदुस्तान में कभी ईटे का एग्जीबिशन हुआ नहीं था, और ईटे का भी एग्जीबिशन इसलिए हुआ था क्योंकि मदन लाल के पास में 1 रुपया भी नहीं था कि कोई स्कल्पचर किसी दूसरे माध्यम में कर सके। बड़ौदा में जब मैं गया था, हमारे गुरु ने जगह दिया, सब कुछ दिया, तो वो तो मटेरियल भी देते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक थी कि मैं क्या करूं। तो मैं बड़ौदा के सड़कों पर से अपने फैकल्टी और फाइन आर्ट्स के बाहर से वो कुछ ईंटें एकत्रित करके इधर उधर से ला करके रख करके उसको काम करता था। बड़ौदा वाले लोग इस पे मेरी बड़ी आलोचना मतलब सुनने को मिलता था।
उत्तर प्रदेश से आया है, वो ईटा काट रहा है, समझे में नहीं आ रहा है इसको, और कुछ आता नहीं है क्या। हम कहे यार मेरे पास कुछ आता या ना आता हो, लेकिन मटेरियल तो ये आ गया है मेरे पास में। जितने भी टीचर्स थे सब लोग कुछ भी मतलब, मैं किसी को दिखाता नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ बड़े लोग, थोड़ा हाई फाई बड़ौदा है ना, वो तो मतलब बड़ौदा में जब पहली बार कोई जाता है तो आतंकित हो जाता है, बड़ौदा को देख करके घबरा जाता है। चाहे क्लासरूम हो, क्लासरूम में बीड़ी है, सिगरेट है, शाम को किसी जगह से दारू भी आ जाएगी, सब कुछ चलता है। इतना मजेदार जगह है बड़ौदा कि एक गांव का आदमी, वो भी बनारस जैसे जगह का पहुंचा हुआ को ऐसे के तैसे करके सब वापस कर दिया। लेकिन ईटा ने मुझे बचा लिया, और उस बचाने में सबसे बड़ी जो एक मतलब कैसे कि जिसको कि एक मधुरता के साथ में, एक मृदुता के साथ में अगर किसी ने अगर उसको प्यार से देखने वाला कोई व्यक्ति मिला तो वो थी नसरीन मोहम्मदी। रोज बोलती थी तुम क्या कर रहे हो, हम कहे मैडम वो कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे देखना है। तो एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा एक वो लोहे का राड उसी पर बैठती थी, और साहब मैं उधर काम करता था नीचे बेसमेंट में। तो बोले नहीं मैं देख रहा हूँ कि कुछ वहाँ खुटखुट होता रहता है, चलो मुझे दिखाओ। मैं मारे डर के, और डर तो नहीं संकोच के, हमने कि अब कोई देखता नहीं है और ये हमको, तो वो जाती थी और फिर वो लगातार उसको पूरा देखने लगी, और उनको देखते हुए मैं उनको देखता था। मतलब वो इतना मतलब उनको एक ऐसे लगता था कि ईटे में उनको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो एकदम मंत्र मुग्ध होकर के वो देख रही हैं, उसका आभास जो है मुझे प्रतीत हो रहा है, मैं उसको ग्रहण कर रहा हूँ। और वह जो ऊर्जा मैंने उनके देखने से जो प्राप्त किया, वह सोच लीजिए कि मेरी हिम्मत को कितना बड़ा बनाया। मैं तो एकदम दहाड़ करके उसको किया, और 3 महीने बाद ला करके दिल्ली में अप्रैल के फर्स्ट वीक में त्रिवेणी गैलरी में मैं जमीन पे उसको बिछा दिया। तो मैंने पूछा कि सर ये मैंने कृष्णा छापर सर हमारे गुरु थे, मैंने कहा कि सर इसको हम देखना, इस कल्चर को कैसे ले जाएं। तो कृष्णा छापर सर ने देखा उसको, तो उनका एक सवाल था मेरे से, मदन लाल इस कल्चर को जमीन पेडेस्टल पे रखना जरूरी है क्या? ये जो गुरु का सवाल होता है ना, ये बड़ी गहन ज्ञान का सवाल होता है, और ये मेरे गांठ बांध लेता हूं मैं। मैंने कहा सर एकदम नहीं जरूरी है। और मैंने ये जो दृष्टि मुझे मिली, कृष्णा छात्र साहब ने बोला जमीन पे इसको रख देना। तो यहाँ पर बहुत लो लेवल के व्हाइट पेडेस्टल थे, पेडेस्टल कहते हैं जैसे जमीन पर है जैसे मैंने बिछा दिया था। शायद आपने देखा हो, मुझे याद नहीं है, आपने फाइबर ग्लास का देखा था 82 में 81 में जी। लेकिन प्रयाग जी के साथ में, फिर प्रयाग जी के साथ में तो सर्वेश्वर जी देख रहे हैं और मंगलेश जी देख रहे हैं, विनोद भरद्वाज तो उसमें बड़ी अच्छी स्टोरी भी बनाई लिखे हैं, मतलब इतनी चीजें उसमें मैं पूरा एकदम। और मैंने सुना कि स्वामी भाई ने, अब यहाँ स्वामीनाथन की भी बात आ जाएगी, क्योंकि अज्ञे जी की बात हम, अच्छा उसी समय जो वत्सल निधि की बात थी, तो मैं उस ईटे वाले बात पे आ गया था कि ईटा से कैसे हम मतलब एक कला जगत से दिल्ली से परिचित हुए थे, जिसमें प्रयाग जी ने मतलब वहां पर बहुत बड़ा दिनमान में लिखा उखा। उसके बाद तो ओम प्रकाश जी थे फोटोग्राफर आपके, शर्मा जी थे, हाँ, तो सर्वेश्वर जी मतलब भी देखे थे, सब लोग देखे, तो बड़ी प्रसन्न। तो वहां पर एक चीज है कि स्वामी भाई ने शायद मंजीत भाई को बोला था कि अरे इसका पोस्टर तो देखो, ये अखबार के उस पर जो है ये कुछ खड़िया से लिख करके इसने जो है ब्रिक स्कल्पचर लिख दिया है, त्रिवेणी गैलरी लिख दिया, और सारे लोग वहां भीड़ लगा रहे हैं। इस पोस्टर को तो मतलब किसी फ्रांस में कंपटीशन में भेजना चाहिए, शायद ये जिक्र मतलब हमको बताया था इन्होंने। उसके बाद से पूरा गढ़ी में जो बड़े मजे हुए कलाकार लोग रहते थे, हिम्मत भाई वगैरह, सारे लोग जो है सबसे परिचित हो गया। और मेरे से कम 40 साल, 30 साल, 25 साल, 15 साल की उम्र के बड़े लोग थे। और दिल्ली ने जो पहली बार मुझे जैसे लगता कि अपने हाथों को उठा लिया, ऐसे तो मैं एकदम बिल्कुल जैसे लगा कि मैं बहुत रिच हो गया हूँ और मेरी हिम्मत बढ़ गई।
फिर मैं 82 में यहाँ पर शो किया, लेकिन यहाँ पर मैं अगेय जी की याद कर रहा था कि वो वत्सल निधि जो है, एक रिम्पा आया, फिर एक वत्सल निधि आया, फिर वत्सल निधि ने जो हमारे ऊपर एक इम्प्रेशन डाला, ये शब्द जो है, और क्या कार्यक्रम हो रहे थे, क्या चीज़ें थी। सौभाग्य से 81 में जब मेरा फाइबर ग्लास का एग्जीबिशन था तो त्रिवेणी सभागार में उनका कविता का सुबह में एक पाठ था, मैंने उनका कविता सुना था और उनके बारे में, उस सप्तक वगैरह के बारे में तो हमारे यहाँ श्री राम वर्मा जी हमारे आजमगढ़ के थे, तो वो काफ़ी बताते थे और मैं उनके बारे में पढ़ता था, क्योंकि साहित्य से मेरा पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा रहा है। और यहीं पर अगर हम साहित्य की बात करें तो मेरे जीवन के 3 उपन्यास हैं जो मेरे लिए श्रेष्ठ लगते हैं। उसमें पहला उपन्यास जो है लस्ट फॉर लाइफ है, एरविन स्टोन का। दूसरा जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, और तीसरा जो है गोरा। मैं जितनी बार भी पढ़ा हूं, क्योंकि उसमें कहीं कहीं ना वो मैं अपने बचपन को भी देखता हूं, चाहे गोरा में मैं देखूं, चाहे भांगक में भी देखूं, चाहे इधर आपके बाण भट्ट की आत्मकथा में देखूं कि क्या कविता और क्या उसका मतलब कोई जैसे एक रोमांटिसिज्म है मतलब तरह का। और फिर वेस्ट और ईस्ट का। फिर मेरे राम छापर का एक बार कहना था कि मदन लाल तुम बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हो और स्कल्पचर भी करते हो, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कैटलॉग लिख रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ कोटेशन दे दीजिए। तो उन्होंने एक बात बोला कि तुम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ बनाते हो, उसके लिए मेरे पास कोई कविता तो नहीं है, तुम तो वर्ड्सवर्थ को देखते हो। तो मैंने कहा कि किसकी कविता है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पेन ऑफ फ्लावर्स है, एक कविता है, ईड्स की या किसी की है इस तरह से। और फिर उन्होंने कई सारे मतलब दिखाया था, फिर पढ़ाया था उन्होंने। मेरी अंग्रेजी मजबूत करने के लिए राम छापर साहब ने अल्बर्ट कॉमर्स की मुझे एक छोटी सी पतली सी बड़ी सिंपल सी इंग्लिश की किताब दी थी, लेकिन अभी भी अंग्रेजी सही नहीं है, ध्यान नहीं गया सब चीज़ों पर। तो यहाँ से ये सब चीज़ें होते होते, लेकिन वो बीज अपना बात जो है वो कह रहा है मेरे अंदर कुछ न कुछ। फिर मैं आता हूँ 82 में जब भारत भवन का उद्घाटन होता है और सुब्रमण्यम साहब के रेट्रोस्पेक्टिव पर हम लोग मतलब बहुत लोग गए हुए थे वहाँ पर। ये गुलाम शेख सर ने बुलाया था कि मदद करने के लिए, और दिल्ली से भी बहुत सारा काम यहाँ से गया था, तो हम लोग लेकर के उसमें गए थे। तो उसमें जो है मैं रात दिन जब स्वामी भाई को वहाँ पर उस संस्था के लिए काम करते हुए देखता था, रात को 1:30 बजे 2 बजे देख रहे हैं कि वो मतलब मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए बिना खाए पिए, जैसे गला सूख रहा है फिर भी वो थोड़ा सा ले रहे हैं, फिर उसके बाद सूखी रोटी भी खा रहे हैं। मैं खाली देखता रहता था उनको। मतलब ये जो एक प्रभाव पड़ा हो, भारत भवन, भारत का भवन, एक अमिट छाप कैसे ये संस्थाएं हमारे दिमाग पर डाल रही हैं। और मेरे पास तो वही स्थितियां हैं मेरी। तो मैं फिर उसके आगे जब मैं मतलब सोचने लगा कि कैसे क्या, तो 13 फरवरी को शाम को जो है उद्घाटन के बाद जो है वो गंगूबाई हंगल जी का और बिस्मिल्ला खान साहब का और शायद नृत्य में यामिनी कृष्णमूर्ति जी का या किसी का था, तो वो प्रोग्राम हो रहा था। मैं झील के किनारे वो प्रोग्राम को सुन रहा था और गंगूबाई हंगल का वो मधुर पहली बार शायद मैं बनारस में सुना था, फिर उसके बाद यहाँ पर सुन रहा था। मैं झील के किनारे था और उस समय मैं सोच रहा था कि काश ऐसा एक भारत भवन गंगा के तट पर 80 पर अगर होता तो क्या बात होती है। तो मैं सोचा कि इतना सुंदर ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर तो सुना हूँ कि मतलब आपका अशोक वाजपेयी जी हैं, स्वामीनाथन जी हैं, कारंत जी हैं, कुमार गंधर्व भी हैं और तमाम सारे हबीब तनवीर साहब हैं। इतने सारे लोगों से मिलकर के ये बना है। और स्वयं जो है मिसेज इंदिरा गांधी का जो एक बहुत बड़ा योगदान है इसको, क्योंकि मैंने उनका लेक्चर सुना था, उन्होंने कहा था कि ऐसा भारत भवन जो है हर देश मतलब देश के हर प्रदेश में ऐसा होना चाहिए। ये मेरे कान में अभी भी घुसता है ये बात। एक सपना जो है वहां से वो चीज को आता है कि कैसे बनारस में ये चीज बन सकता है, कैसे क्या हो सकता है ये चीजें। तो ये चीजें कई जगह पर चीजें आती हैं। संजोग से जब सुब्रमण्यम साहब का एग्जीबिशन चल रहा था
तो उस रात में अशोक भाई जो है घूम रहे थे, तो एग्जीबिशंस के समय तो पहला परिचय मेरा आपसे हुआ था। उसी समय तो मुझे पता चला था, तो मैं मतलब सब देख करके बड़ा मतलब मेरे ऊपर इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा इन सब चीज़ों का। तो ये जो मेरी मतलब याददाश्त में इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं खाली हाथ रहा सब दिन, मेरे पास कुछ था नहीं। लेकिन वो जो बीज है वो तो था। फिर मैं उसके बाद जब जापान गया हूँ, अब हम सीधे छलांग लगाते हैं कि सन 88 में जब जापान में मुझे सेमी ग्रैंड प्रिक्स एक अवार्ड मिला, तो उसकी धनराशि थी 50,000 रुपये। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि अब जो है राम छातपार के नाम से, अपने गुरु के नाम से एक छोटा सा कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है हम शुरू कर सकते हैं इससे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो अब ऐसा है कि इसमें से 25,000 रुपये तुम अपने लिए रख लो, 25,000 रुपये हम अपने संस्था के गठन के लिए, मतलब कि राम छातपार के नाम से एक स्कॉलरशिप देंगे, इसको शुरू करेंगे। और उसने बड़ी ही उत्साहित होगी, बड़ी प्रसन्नचित्त होकर के बोले नहीं, आपका तो ये काफ़ी सालों से, मैं जब से शादी की हुई हूँ तब से इस बात को सुन रही हूँ। तो उसने बहुत प्रोत्साहित किया। अब कहते हैं ना कि जब एक यही कहते हैं कि हमारे यहाँ कहा भी गया है ना, जब विचार एक पुण्य का बनता है तो अपने आप जो है ना वो अब उसको एक रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। मतलब 4-5 महीने के अंदर मुझे कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 लाख रुपए धनराशियां, ऐसे कई सारे पुरस्कार मिले कि 50% मैंने 2.5 लाख रुपया जो अपने परिवार को दे दिया और 2.5 लाख रुपए राम छातपार शिल्प न्यास के लिए तैयार कर लिया। और मैं भारत, और मणि सुब्रमण्यम साहब उस समय वहां पर गए हुए थे। तो मैंने पहली चर्चा उनसे कहा कि थोड़ा पैसा मतलब है और मैं सोचता हूँ कि राम सर के नाम से, तो वो बहुत ही खुश हुए थे, बहुत प्रसन्न हुए थे इस बात को। और वो आ करके फिर शेख भाई को बताया, और शेख भाई ने जो है उसकी चर्चा जो है कृष्णा छातपार सर से की। फिर मुझे बाद में सब चीज़ें बताई गई कि मैंने जाना, क्योंकि गठन के समय जब मैंने राम छातपार शिल्प न्यास का गठन किया तो मैं उसी गुरु को पकड़ा, अपने दादा गुरु को, जिन्होंने बीज दिया था। हम कहे देखिए अब तो शायद मेरे पॉकेट में है कि मैं एक छोटी सी स्कॉलरशिप शुरू कर सकता हूँ, लेकिन ये कार्यभार आप ही को सब कुछ रहेगा, आप इसके अध्यक्ष बनिए, आप चेयरमैन बन जाइए, जो कुछ भी करना आप बताइए हमको। तो उन्होंने बोला कि चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और सुबह ये गए भी थे, क्या नाम है, संखोदा भी गए, वहां पर जापान गए थे टोक्यो में। तो ये सारी चीजें सब जब पूरी चीजें हुई, तो मैं जब आया बनारस वापस, तो ये सारी चीजें गठन हुई, तो मेरे बड़ी खुशी की बात हुई। और उस समय हमने इसका गठन किया, तो जिसमें हमारे चौधरी साहब इसके चेयरमैन बने और सुब्रमण्यम साहब परामर्शदाता इसके हुए। और हमारे देश के जो मतलब प्रखर मूर्ति और सीनियर मूर्तिकार थे, जैसे सर्वरी राय चौधरी, नागजी पटेल, हिम्मत शाह, यह सब लोग, जो इंदिरा छातपार, मैं और मेरी पत्नी, यह लोग, हम लोग उसके सदस्य हुए। लेकिन कार्यभार तो मणि साहब को मैंने बोले कि मदन मैं तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन आई विल बी, मैं तुम्हारा इसमें पूरा हिस्सा लेते रहूँगा, मैं सारी खबर लूँगा, मैं एडवाइजर का ले लेता हूँ। तो ये सोचिए कि इतने बड़े लोग कितने तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक क्या थी, एक भाव था, एक भावना थी। मुझे लगता है कि मतलब मुझे अभी भी लगता है कि वो पवित्रता तो थी, वो मन में एक ऐसा मोहब्बत तो था ही था सबके, इन सब पूरी चीज़ों के बीच में, कि लोगों ने हमें बड़े आदर के साथ में, उन लोगों ने मतलब स्वीकार किया इसके साथ को, इसको चलाने के लिए। अब सोचिए कि इतनी महान हस्तियां जब उसके साथ में बन गई, राम छातपार शिल्प न्यास के साथ में, आज जब मैं इसको देखता हूँ, कोई बोलता कि आपने तो इतना बढ़िया बना दिया इसको, मैं कहता हूँ कि नहीं, इसकी पीछे जो है ना बहुत महान हस्तियां हैं जो इसको बनाने में बहुत बड़ा चीज दिया, जिन्होंने अपना मन दिया है। और इस मन से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं होता है। किसी को देना हो ना तो अपना दिल दीजिए, मन दीजिए। मैं ऐसा मेरा फीलिंग है, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा चालाक भी हूँ, उस मन को ले करके उसको यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। मेरा मित्र है रविंद्र यहाँ पर,
जब मैं इससे भी चर्चा किया तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन कि बोला कि थोड़ा पैसा मैं भी देता हूँ। अहमदाबाद में हम गए थे मिलने के लिए, पर गठन के पहले की बात है ये। रविंद्र ने बोला कि मैं कुछ 20-25 हज़ार रुपये तुमको देता हूँ उसमें। हम कहे रविंद्र ये तुम्हारा कहना ही बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए है, और मैं जो हूँ तुम हमारे मतलब तुम और ध्रुव और ये जितने भी हमारे हम लोग 5 लोग 8 लोग बैठक करते थे, राजीव भी था, तो ये मतलब जैसे लगता था कि ये हम लोग की जो बैठक होती थी कृष्णा छातपार के घर में ना, वो मतलब हर एक दूसरे को सबको जो है ना बहुत ही मतलब रिच किया है, समृद्ध किया है। केवल कला के ये समझदारियों के साथ साथ जीवन के साथ में लोगों के संबंधों को लेकर के भी बहुत मजबूत बनाया है, बहुत गहरा किया है ये सब चीजें। तो ये चीजें जब मैं कभी कभी याद आता है तो मुझे लगता है कि मैं कितनी सारी इसके साथ चीजें जोड़ सकता हूँ। 87 में इंडिया फेस्टिवल का काम चल रहा था। स्वामी भाई 2 बार आए थे जापान में, और दोनों बार हम अपने घर पे लेके आए थे। अब स्वामी भाई से मैं परिचित हुआ था जब मेरा काम भारत भवन के लिए गया था, उनको देखा था, और उन्होंने जब ईटे की एग्जीबिशंस देखी थी। और स्वामी भाई की सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि अगर एक पेंटर के रूप में मॉडर्न आर्ट गैलरी में सबसे अधिक मुझे किसी की पेंटिंग प्रभावित की थी 70s में, 75-76 में, तो पेड़ पहाड़ चिड़िया, वो बड़ा बड़ा पेंटिंग्स जब मॉडर्न आर्ट गैलरी में सिहारे साहब लगाते थे तो मैं देख करके ताज्जुब मतलब एकदम भाव विभरित हो जाता था। तो स्वामीनाथन जो है मेरे लिए मतलब कई तरह से मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब मेरे घर पर आए थे स्वामी भाई तो मेरी पत्नी उनका पैर छुई, प्रणाम की। मेरी बेटी श्रद्धा जो है 1-2 साल की थी, श्रद्धा नहीं आ पाई, मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ बिजी थी। श्रद्धा की बेटी आई है यहाँ पर, स्वराली। तो वो जो है स्वामी भाई ने पहला प्रश्न किया कि अच्छा, उनमें एक बड़ी विशेषता ये थी कि कभी हम लोगों को ना तुम नहीं कहते थे, आप करके बात करते थे। तो मेरी पत्नी से पूछे कि आप हमको जानती हैं क्या? तो पत्नी मेरी बोली कि आपको कौन नहीं जानता है, कहीं आप तो कभी मिले भी नहीं हो, कैसे जानते हो? कि नहीं, मुझे एक कविता मुझे आपकी याद है। कौन सी कविता है? पेड़ ने कहा हवा से मुझे बहने दो बहने दो। पूरी कविता उसको कंठस्थी उसको सुना दिया, वो उसको पूरा गले लगा लिया, अरे बेटा तू तो अच्छे से जानती हो मेरे को। तो ये जो एक मतलब संबंध कहाँ पर एक दूसरे को मतलब और भी ज्यादा गहरा करते जा रहे हैं। मेरा परिवार आज भी मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चे जो है कलाकारों के बीच में, संगीतकारों के बीच में, लोगों के बीच में, इनमें बड़े हुए हैं। अभी जैसे मेरा पहला शिष्य अगर मैं बोलूं गर्व के साथ में, योगेंद्र है यहाँ पर। इसको इतना नशा चढ़ा कि मतलब रोज आना 400-300 पेंटिंग्स रोज बना करके, और मुझे पकड़ के जबरदस्ती, सर बनाया हूँ चलिए आप देखिए। हम कह रही थोड़ा भी क्लास करके, अच्छा ठीक हम आते हैं ले जाते हैं। और जब घर पे जाते थे तो पत्नी भी मेरी और श्रद्धा भी जाती थे, तो मंदिर में इनकी माता जी वगैरह खूब खिलाते पिलाते थे, तो उनके साथ बिजी हो जाती थी वाइफ। और ये मुझे 3-4 घंटा तकलीफ बता रहे हैं कि वो खटिया के नीचे और क्या बोलते हैं चौकी के नीचे इतनी पेंटिंग वाटर कलर का पागल की तरह से काम करता था, ये बता रहे हैं। और मुझे गर्व होता है वो जो देख करके कि कितना ये लोग काम करने वाले भी हमारे विद्यार्थी भी हुए हैं। तो ये सब चीजें मतलब ले करके बहुत सारी चीजें हुई हैं। बचपन की बातें मैंने की, और यहाँ पर जो हमारे 3 प्रमुख लोग थे, शंखोदा की मैंने बातें की, और भी बहुत लोग हैं जिसमें की चर्चा हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम नोट्स बना के लाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफी हुआ है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग कुछ हमारे साथ बातचीत करें तो और भी खुशी मिलेगी मुझे, कुछ बातचीत करें तो।
देखो, कलाकार अच्छे कथावाचक नहीं होते, लेकिन अभी हमने जो कथा सुनी वो एक बहुत ही रोचक, दिलचस्प और आगे भी चल सकती थी। और ऐसा भी बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति इतने व्यापक रूप से सबके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करे। ज्यादातर लोगों में कुछ न कुछ खुन्नस होती है, मेरे साथ ये किया वो किया, अपना कुछ रोमान बताने के चक्कर में कि हमने कितना संघर्ष किया, ये किया वो किया। मदन लाल ने अपने संघर्ष का जिक्र चलते चलते किया है कि हम खोंचा लगाते थे, या हमारी माँ गणित के मास्टर साहब के यहाँ रोटी बनाना और घर साफ करने का काम करती थी। और तो ऐसा वृत्तांत जो किसी भी तरह की कटुता से बिल्कुल शून्य है, जो इतना निश्चल है कि बहता रह सकता था। और बहरहाल अगर आप में से कुछ उनसे पूछना चाहें तो जरूर पूछिए। हमारे एक मित्र कहते थे, प्रश्न पूछो, प्रश्न का उत्तर न पूछो। यहाँ तो उत्तर है लेकिन कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा। तो चलिए, अगर कोई एक 4 मिनट का एक वीडियो था पीपीटी, हाँ दिखा, लास्ट में दिखाएंगे। हाँ दिखाए। अगर कुछ प्रश्न ना हो तो फिर हम दिखा के ही समापन कर देंगे फिर। हाँ ठीक है, दिखाइए जी दिखा दीजिए। ठीक, आप इधर आ थोड़ा सा लाइट ऑफ कर दीजिए। सर बैठिए, आइए। जी
पूछिए। पूछ लें? हाँ जी। सुनिए, एक और भी शख्स आए हैं जो बड़ौदा से बनारस आए हैं। एक और शख्स भी हैं, सज्जन नहीं कहूँगी मैं उनसे, लेकिन जो बनारस से आए हैं, बड़ौदा से आए हैं बनारस आपके बाद, जिनके कारण शायद बनारस का माहौल काफ़ी बदल गया है पिछले 10 सालों में। तो उससे आप पर और आपकी कला पर और आपके इस न्यास पर क्या फर्क पड़ा है, बता सकते हैं? माहौल कैसे बदला है वहाँ बनारस का? देखिए, माहौल तो देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया का ही काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। तो बनारस उसमें अनूठा नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो उसको बदलने में मतलब राजनीतिक प्रभाव भी आप बोल सकते हैं, जो इस समय का चल रहा है, मोदी प्रभाव, तो उसकी वजह से बहुत कुछ बदल रहा है। और वो पूरे देश में क्या, अब ट्रंप जी आए हैं तो क्या क्या बदल रहा है आप देख ही रही हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन मुझे जहाँ पर मतलब लोगों की कृपा से जो जगह मिल गया है, तो मुझे तो एक लगता है कि जो मैंने अपने जीवन में तपस्या की थी उसके लिए मुझे एक स्थान मिला है, गंगा का तट। तो माँ गंगा के तट पर ये जो शिल्पन्यास आपने देखा है, मैं वहाँ स्थापित करके और अपना उसमें रचना में लगा रहता हूँ। और इस दुनिया में जो कुछ बदल रहा है उसके साथ हम भी चल रहे हैं, लेकिन बचा के थोड़ा चल रहे हैं। चलिए। कोई क्वेश्चन पूछना सवाल लिख रहे हैं। हाँ पूछ लो भाई। ये नासिन है। हाँ। मैम, आपके सबसे पहले गुरु कौन थे? सबसे पहले गुरु पंडित दयावंत द्विवेदी। का नाम दिया तो था, तुमने सुना नहीं। मित्रों, आपने अंत में जो तस्वीरें मतलब जो वीडियो देखा, उससे आपको पता होगा कि कितना विशाल परिसर इन्होंने बनाया है। जब ये बन रहा था, आधा अधूरा था, तब मैं एक आध बार गया था, लेकिन वो इतना सुंदर बना है। और ये सिर्फ एक आदमी के प्रयत्न से बना है, उसके साधनों से बना है। ये भी इस देश में संभवतः अनूठा है। ऐसा कोई, मुझे ऐसे किसी परिसर का पता नहीं है। हुसैन साहब ने हुसैन गुफा बनाई तो उन्होंने अपने लिए बनाई ना, उसमें उन्हीं के चित्र प्रदर्शित हैं। लेकिन ये जो परिसर बना है, ये दूसरों के लिए बना है, अधिकांशतः दूसरों के लिए बना है, और बहुत सभी कलाओं के लिए बना है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी कहानी हमने थोड़ी बहुत सुनी, और जो भी कहानी सुनी वो हमारे दिमाग में काफी दिनों तक गूंजती रहेगी कि कैसे एक व्यक्ति जिद करके अपने धीरे धीरे साधन जुटाता है। अब ये ना भूलें कि इसके साथ साथ उनका अपना कलाकारी जीवन भी है, उनको कलाकृतियां भी गढ़ना है और उसके साथ साथ ये सब भी करना है। ये बहुत अनोखी बात है, तो इसके लिए बहुत बधाई। अब जैसा कि जाहिर है आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं।